हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। घर परिवार में भी सब अच्छे होंगे। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी एक नई कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगेगी। इस कहानी का इंट्रोडक्शन। आर चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का CEO रुद्र राय चौहान, उम्र 30 साल, पर चेहरे का तेज और शाम ऐसा कि किसी को भी जला दे। जिससे लड़कियां शादी करने के लिए मरती है, उसे शादी और रिश्तों में एक पैसे की भी दिलचस्पी नहीं है। पैसा पावर ही उसका शौक है और शौक के साथ जुनून है। पर अपनी 2 साल पहले अनजाने में की गई गलती की वजह से उसे दिव्यांका राठी से शादी करनी पड़ रही थी। लेकिन शादी के 3 ही दिव्यांक मंडप छोड़कर भाग जाती है। साथ ही सारा इल्जाम अपनी कजन सिस्टर अन्या वर्मा पर डाल देती है, जिससे रुद्र जबरदस्ती अन्या से उसी मंडप में शादी कर लेता है। एक पल में ही अन्या की दुनिया तबाह हो जाती है। क्या अन्या अपने अतीत के दर्द को भुलाकर इस मजबूरी में बंधे रिश्ते को निभा पाएगी? क्या रुद्र पैसे और पावर के आगे अन्या को देख पाएगा? क्या दोनों इस मजबूरी में बंधे रिश्ते को निभा पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये नई कहानी। चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी का फर्स्ट चैप्टर। कहानी का टाइटल है बड़े खानदान का रिश्ता। 24 फरवरी संडे का दिन सुबह के 9 बजे थे। इंदौर शहर के जागृति नगर की गली नंबर 14। क्योंकि आज संडे था, उस घर के बाहर सिलेटी रंग का स्कूटर खड़ा था, जो अक्सर इस समय वहां दिखाई नहीं देता था, क्योंकि आम दिनों में तो केमेंद्र जी इस पर बैठकर ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे। लेकिन वर्मा जी ठहरे सरकारी मुलाजिम तो आज दफ्तर की छुट्टी होने की वजह से घर के आंगन में चेयर लगाकर अपनी आंखों पर चश्मा चढ़ाए बड़ी आराम से अखबार पढ़ रहे थे। वहीं आंगन में दूसरी तरफ बैठी उनकी मिस श्रीमती सारिका जी हाथों में थाली लिए कुछ काम कर रही थी। अपनी आंखों का चश्मा ठीक करते हुए कहती, अरे सुनते हो, अब हमारी आना भी बड़ी हो गई है और इस साल तो उसका कॉलेज भी पूरा हो जाएगा। मैं सोच रही थी क्यों ना हम भी उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का देकर उसके हाथ पीले कर देते हैं। और सुजाता जीजी ने भी दिव्यांका बेटा का रिश्ता कितने बड़े घर में किया है। इससे पहले कि वर्मा जी उनकी बात का कोई जवाब देते, रसोई घर से की तरफ से कोई कहता है, देखो ना पापा, माँ तो बस हर समय मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती है। आप तो जानते हैं ना, जब तक मैं अपना कलेक्टर बनने का सपना पूरा नहीं कर लेती, तब तक मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाली हूँ। इससे पहले कि वर्मा जी उसकी इस बात का कोई जवाब देते, दरवाजे की तरफ से कोई कहता है, अन्य बेटा, तुम्हारे माँ सही तो कह रही है। और वर्मा जी, आप ही जरा अपनी बेटी के हाथ पीले करने के बारे में सोचिए। हमें देखिए, हम अपनी बेटी का रिश्ता सिर्फ शहर के ही नहीं बल्कि देश के सबसे रईस खानदान में करने जा रहे हैं। और ऐसी शादी होगी कि पूरा इंदौर शहर देखेगा। ये और कोई नहीं, सारिका जी के जीजा जी, मतलब उनकी बड़ी बहन के पति सिलेश राठी हैं। उन्हें आते देखकर सारा जी अपनी साड़ी ठीक करते हुए उठी और मुस्कुराते हुए कहती, अरे जीजा जी, आप यहाँ आइए आइए, बैठिए। और फिर अन्य की तरफ देख कर कहती है, जाओ अन्य मौसा जी के लिए कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। तभी राठी जी मुस्कुराते हुए कहते, अरे नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो बस यहाँ आप लोगों को ये मिठाई देकर याद दिलाने आए थे कि कल आप सभी लोगों को हमारी बेटी दिव्यांका की शादी में शामिल होने के लिए शहर के 7 स्टार होटल में आना है। और बस यहाँ आते ही आप लोगों को ये बातें करते हुए सुना तो बस हमने सलाह दे दी और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं, घर में बहुत काम है। ये कहकर वो वहाँ से जाने के लिए मुड़े ही थे कि अन्य अपने पापा की तरफ देख कर कहती, माफ़ कीजिएगा मौसा जी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पापा पर पूरा भरोसा है, वो जो भी करेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा। और वैसे भी हम किसी रईस लड़के से नहीं बल्कि एक आदर्शवासी लड़के से शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर राठी जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम तो बस सलाह दे रहे थे। ठीक है, अब हम चलते हैं। ये कहते हुए राठी जी वहाँ से जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गए। और उनके जाने के बाद में अन्य ने अपने पापा की तरफ मुड़कर कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, देखना मेरे लिए कोई रईस नहीं बल्कि समझदार लड़का मिलेगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चली गई। अगले दिन इंदौर शहर के 7 स्टार होटल
में जोरों शोरों से शादी की तैयारियां हो रही थी। चारों तरफ खूबसूरत और महकते हुए फूलों से सजावट के साथ साथ पूरा होटल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। शादी के इस भव्य आयोजन के साथ साथ मेहमानों के ठहरने का भी बहुत अच्छा इंतजाम था। होटल के बाहर लंबी और लग्जरी गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई थी। और हो भी क्यों ना भाई, मुंबई शहर के आर ग्रुप के मालिक दिग्विजय राय चौहान के बड़े पोते रुद्र राय चौहान की शादी जो थी। वहीं चौहान परिवार जिनके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए भारत के रईस से रईस और राजसी खानदान मुकाबले बैठे थे, आज उनका रिश्ता इंदौर के छोटी सी बिजनेसमैन शैलेश राठी के परिवार से जुड़ने जा रहा था। राठी परिवार की तो मानो किस्मत ही खुलने वाली थी। एक तरफ जहां चौहान परिवार बारात को निकालने की तैयारी में जुटा हुआ था, वहीं होटल के दूसरे हिस्से में जहां राठी परिवार के ठहरने का इंतजाम किया गया था, वहां बारात के स्वागत की तैयारियां चल रही थी। अन्य भी इधर उधर भागते हुए शादी के कामों में पूरी तरह से जुटी हुई थी। सिंपल से हल्के गुलाबी रंग के लहंगे के साथ लाइट मेकअप में वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी, जिन्होंने सफ़ेद रंग की शेरवानी जिस पर सोने के बटन लगे हुए थे और हाथ में छड़ी जिसके हैंडल पर हीरे जड़े हुए थे, सोफे पर बैठे सारा नज़ारा देख रहे थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें उनकी रोबीले ठाकुर होने का बयां कर रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई राजा खड़ा हो। तभी उन्होंने एक तरफ झुंड में हंसी ठिठोली करते हुए 21-22 साल के लड़के की ओर देखकर कहा, रेहान बेटा। रेहान रुद्र का छोटा भाई और घर में सबका लाडला वो अपने दादाजी की बात सुनते ही एकदम से उनकी तरफ आते हुए बोला, जी दादाजी। दादाजी उसकी तरफ देखकर कहते हैं, जाओ जरा जाकर देखो तुम्हारा भाई रुद्र तैयार हुए या नहीं, बारात के निकलने का समय होने ही वाला है। ये सुनते ही रेहान मुस्कुराकर कहता है, जी दादाजी मैं अभी देखकर आया। ये कहते ही वो मुड़कर धीरे से बड़बड़ाते हुए कहता है, ये दादाजी ने भी क्या काम कह दिया मुझे, मैं तो शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा काम है। आज भी भाई तैयार हुए हैं या नहीं पता नहीं, कहीं लैपटॉप लेकर तो नहीं बैठे हैं। चल भाई रेहान लग जा काम पर। ये कहते हुए वो सीढ़ियों की तरफ चल जाता है। ऊपर से किसी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ के साथ साथ किसी की रोकदार आवाज़ पड़ती है, मैंने कहा था ना मुझे वो फाइल अभी के अभी मेरे कमरे में चाहिए। ये जोरदार आवाज़ सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोगों की नज़रें ऊपर की तरफ घूम गई, लेकिन तभी दिग्विजय जी ऊपर देखते ही कहते हैं, रुद्र बेटा। दिग्विजय जी की आवाज़ सुनते ही रुद्र ने 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और गुस्से को शांत करते हुए अपनी शेरवानी को ठीक करते हुए अपने कुछ दोस्तों के साथ नीचे आने लगा। अभी भी सबकी नज़रें उस पर ही टिकी हुई थी। आज सुनहरे रंग की दूल्हे की पोशाक के साथ सिर पर लाल रंग का सोपा, गले में हीरो का हार पहने रुद्र किसी राजघराने के राजकुमार जैसा लग रहा था। इसलिए दादाजी भी उसे नीचे उतरते हुए अपनी नम आंखों से उसे देखकर मुस्कुराने लगे। आज उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा होने जा रहा था। उसे नीचे आते हुए देखकर रेहान लंबी सी सांस लेते हुए खुद से कहता, आह चलो आज तो बच गया मैं। लेकिन फिर अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए रुद्र की तरफ देखकर कहता है, मुझे तो नहीं अभी तक समझ में नहीं आया कि दूर दूर तक लड़कियों से कोई वास्ता ना रखने वाले हमारे रुद्र भाई साहब इस शादी के लिए मान कैसे गए। रुद्र के नीचे आते ही दिग्विजय जी ने अपने पोते की नज़र उतारी और फिर थोड़ी ही देर में पूरे गाजियाबाजी के साथ रुद्र की बारात लड़की वालों की तरफ पहुंच गई, जहां बारात का जोरों शोरों से स्वागत किया गया। बारात के आने पर बाराती चौखट नाचने लगे हुए थे कि तभी घबराई हुई अन्य एक हाथ से अपना लहंगा पकड़े हुए सीढ़ियों से भागते हुए आए और सुजाता जी के पास आकर उनके कान में धीरे से कहा, जिसे सुनकर सुजाता जी अपनी आंखों को बड़ा करके हैरानी से कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया है अन्य? अन्य ने हाँफते हुए कहा, मौसी जी मैं ठीक कह रही हूँ, चलिए आप खुद चलकर देख लीजिए। उसकी ये बात सुनकर सुजाता जी उसके साथ दिव्यांका के कमरे की तरफ चली गई। उन्हें ऐसे जाते हुए देखकर दिव्या भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। जैसे ही सुजाता जी दिव्यांका के कमरे में पहुंची, वो कमरे के चारों तरफ देखते हुए कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ जा सकती है दिव्यांका, देखो यहीं कहीं होगी। तभी उनके साथ आई अन्या कहती है, नहीं मौसी जी हम सच कह रहे हैं, आपके कहने पर जब मैं यहाँ दिव्यांका दीदी को देखने आई तो वो यहाँ नहीं थी। तभी पीछे से एक लड़की जिसने मजेंटा रंग का
लहंगा पहना हुआ था, वह अपने दोनों हाथों से अपना भारी सा लहंगा पकड़े हुए सुजाता जी और अन्य की बातें सुनकर कहती, अरे ऐसे कैसे दिव्यंका कहीं जाएगी, मैं देखती हूँ। ये कहते हुए कमरे के बाथरूम में देखने लगी और जब उसे भी वहाँ दिव्यंका नहीं मिली तो वो कमरे की दूसरी तरफ बनी बालकनी की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी उसकी नज़र बेड पर रखे दुल्हन के जोड़े के ऊपर रखे एक कागज़ पर पड़ी, जिसे वो झट से उठाती है और जोर से पढ़ना शुरू कर देती है। माँ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए यहाँ से मैं जा रही हूँ, आपकी दिव्यंका। ये शोर सुनकर सारे लोग दिव्यंका के कमरे में आ चुके थे। लेकिन ये पढ़ने के बाद उस लड़की जिसका नाम दिव्या था, जो दिव्यंका की बड़ी बहन यानी राठी साहब की बड़ी बेटी, उसने अन्य की तरफ अचानक इशारा करते हुए कहा, माँ मुझे तो लगता है कि दिव्यंका को यहाँ से भगाने में इसी का हाथ है। लेकिन इससे पहले कि सुजाता जी कुछ कहती, वहाँ उनके पास खड़ी सारिका जी उसकी तरफ देखते हुए कहती, ये तुम क्या कह रही हो दिव्या बेटा, हमारी अन्या भला ऐसा क्यों करेगी। दिव्या को ऐसे घूरते हुए देख अन्या दौड़कर अपनी माँ का हाथ पकड़कर खड़ी हो जाती है। इससे पहले कि दिव्या या कोई और कुछ कहता कोई अपनी रोबदार आवाज़ में कहता है, बिल्कुल सही कह रही है दिव्या, हम जानते थे आप लोगों से हमारे परिवार की खुशी देखी नहीं गई। मुझे तो लगता है इसके साथ इस साजिश में आपका और वर्मा जी का भी हाथ है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं किसी को। बता दीजिए मुझे मेरी बेटी कहाँ है, वरना। तभी सुजाता जी अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठते हुए कहती है, अब क्या जवाब देंगे हम लड़के वालों को, सोचिए जी, कहीं बारात वापस लौट गई तो। तभी दरवाजे से की तरफ से एक बार फिर कोई अपनी रोबदार आवाज़ में कह रहता है, बारात तो खाली हाथ अब वापस नहीं जाएगी। क्या वजह थी कि इतने बड़े खानदान का पोता रुद्र राय जिसे दुनिया की कोई भी लड़की मिल सकती थी, वो एक मामूली खानदान की लड़की से शादी करने के लिए राजी हो गया। आखिर चौहान साहब ने किसे चुना अपने पोते के लिए? क्या आज बदल जाएगी अन्य की ज़िंदगी? जानने के लिए सुनते रहिए। अन्य बनी दुल्हन। ये सुनते ही पास खड़ी दिव्या के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन तभी राठी साहब दरवाजे की तरफ आते हुए दिग्विजय जी की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, चौहान साहब आप यहाँ। वो दिग्विजय जी रोक क्या गए, शैलेश जी अंदर तक काँप गए। आखिर उनका रोब ही कुछ ऐसा था, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहे क्या। वो खुद को उनके सामने काफ़ी छोटा महसूस कर रहे थे। वो अपने हाथ जोड़े उनके आगे विनती भरे शब्दों में बोले, हमें माफ़ कर दीजिए दिग्विजय जी, वो दिव्यांका मंडप छोड़ पता नहीं कहाँ चली गई। उनकी बात सुनकर दिग्विजय जी को कोई हैरानी नहीं हुई। दिग्विजय जी ने काफ़ी शांत स्वर में पूछा, क्या दुल्हन शादी के लिए तैयार नहीं थी? उनकी बात सुन शैलेश जी तुनक कर बोले, अरे नहीं नहीं मिस्टर चौहान, ऐसी बात नहीं है। मेरी दिव्यांका तो काफ़ी शरीफ गुणी सुलझे विचारों की धनी है मेरी बेटी। फिर इन्हें क्यों इशारा करते हुए कहने लगे, सब इसकी ही करतूत है, इसी ने मेरी बोले वाली दिव्यांका को पट्टी पढ़ाकर भागने पर मजबूर कर दिया होगा। दिग्विजय जी बोल पड़े, राठी जी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद हमने फैसला किया है कि ये शादी तो ये मुहूर्त पर ही होगी, फिर चाहे मंडप में हमारे पोते के साथ दुल्हन के जोड़े में कोई और ही क्यों ना बैठे। अब सबकी नज़र एक बार फिर अन्य की तरफ हो गई थी, जो सिसक कर अपने पिता के सीने से लगी रोई जा रही थी। वो लाख बार सबको कह चुकी थी कि उसकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी कोई मानने को तैयार ही नहीं था सिवाय उसके पिता के। तभी से ले जी दिग्विजय जी के आगे हाथ जोड़ के बोले, हमें माफ़ कर दीजिएगा, हमें पता है इससे आपकी इज्जत को काफ़ी ठेस पहुंची है, इसलिए इसके भुगतान के लिए मैं अपनी छोटी बेटी दिव्या का हाथ उस आपके पोते के हाथ में देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी दिव्या को स्वीकार कर मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे परिवार की लाज रखिए। उनकी ये बात सुनकर किसी को समझ ही नहीं आई। सब उन्हें हैरानी से देखने लगे। दिग्विजय जी सारिका जी के साथ खड़ी अन्या की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, हमारे पोती के साथ ये लड़की अब दुल्हन का जोड़ा पहनकर फेरे लेगी। और हाँ, ध्यान रहे शराब भी देरी नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द इस लड़की को तैयार करके नीचे लाया जाए। ये कहकर चौहान साहब वहाँ से जाने के लिए वापस दरवाजे की तरफ मुड़ गए। कुछ देर के लिए कमरे में मौजूद सभी लोगों को साफ सूंघ गया। अन्या ये बात सुनकर घबरा गई। वो अपने पापा की तरफ देख कर कहती, पापा देखिए ना, ये क्या कह रहे हैं,
आप तो जानते हैं ना कि मैं अभी कोई शादी नहीं करना चाहती। लेकिन देख विजय जी का ये फैसला सुनकर वर्मा जी को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अन्य दिग्विजय जी को जाते हुए देखकर अपने पापा की तरफ देख कर कहते, पापा आप चुप क्यों हैं? कहते क्यों नहीं, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। वर्मा जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो चुपचाप अपनी बेटी को देखे जा रहे थे। तभी एक रोबीली आवाज कमरे में गूंजती, ए लड़की, तुमने सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? अब ये रोना धोना बंद करके जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। वैसे भी मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। ये कहते हुए रुद्र आगे बढ़कर अन्य की बाजू को कसकर पकड़ते हुए कहता, समझ गई तुम? और इससे पहले कि मुहूर्त का समय निकल जाए जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। रुद्रराज चौहान को देरी करना बिल्कुल पसंद नहीं है। रुद्र की ये बात सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते, चलो अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए। अब तुम ही अपनी दुल्हन को जल्दी से फेरों के लिए नीचे लेकर आओ। तुम्हें पता है ना हमें हर काम वक्त पर करना ही पसंद है। ये कहकर दिग्विजय जी अपनी छड़ी को जमीन पर टिकाते हुए वहाँ से चले गए। उधर रुद्र के यूं कसकर बाजू पकड़ने की वजह से अन्य की कोमल बाजू से दर्द होने लगा। लेकिन ये दर्द इतना तकलीफदेह नहीं था जितना उसके लिए अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को चकनाचूर होते हुए देखना था। वो अपना हाथ रुद्र के हाथों में छुड़ाने की कोशिश करती है। अन्य की आंखों में दर्द देखकर अचानक से रुद्र की पकड़ उसकी बाजू से अपने आप छूट जाती है। पर रुद्र की नज़र अन्य के मासूम चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुद्र के हाथों से अपना हाथ छुड़ाते हुए अन्य भागकर अपने पापा के पास गई और उनके गले लगकर रोते हुए कहती, पापा मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप समझाइए ना। इन लोगों को ये हमारे साथ ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हालांकि वर्मा जी को भी अपनी बेटी को ऐसे रोते हुए देखकर बड़ा दुख हो रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते रुद्र उनकी तरफ देखकर कहता, और हाँ आप 10 मिनट के अंदर अपनी बेटी को दुल्हन बना के नीचे मंडप में ले आइए, यही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ये कहकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। वर्मा जी की जुबान जिसे खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। सिर्फ वर्मा जी ही नहीं, वहाँ मौजूद कभी किसी भी इंसान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तभी सारिका अन्या के पास आकर रोते हुए उसका हाथ पकड़कर कहती, चलो बेटी चलकर तैयार हो जाओ, मुहूर्त का वक्त हो रहा है। अन्या के कदम आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वो अभी भी वहीं खड़े होकर अपने पापा की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। उसे अभी भी इंतजार था कि शायद उसके पापा ये सब होने से रोक देंगे। लेकिन जब उसके पापा ने रोते हुए उसकी तरफ देखा तो उसकी वो उम्मीद भी टूट गई। वो आज अपने पापा की आंखों में लाचारी साफ देख पा रही थी, इसलिए चुपचाप रोते हुए अपनी माँ के साथ अंदर चली गई। सभी लोग धीरे धीरे करके उस कमरे से चले गए। अन्य एक बेसुध बेजान लाश की तरह आईने के सामने तैयार होने के लिए खड़ी हो जाती। उसकी जिंदगी के सारे सपनों का उसके सामने खून जो हो रहा था वो इतनी मजबूर थी कि कुछ नहीं कर पा रही थी। अपने सपनों के लिए हर समय सबसे लड़ने को तैयार रहने वाली लड़की आज चुपचाप अपने उन्हीं सपनों को अपने ही हाथों से का गला घोटने जा रही थी। अगले 10 मिनट में जब अन्या को दुल्हन के लिबास में तैयार करके नीचे लाया गया तो किसी की भी आंखें उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर अन्या थी ही इतनी खूबसूरत और मासूम, गोल चांद सा चेहरा जिसे देखकर एक बार तो चांद भी शर्मा जाए। लाल रंग के उस दुल्हन के जोड़े में अन्या इतनी खूबसूरत लग रही थी मानो किसी राजघराने की रानी उतर रही हो। शायद रुद्र जैसे राजकुमार के लिए अन्य जैसी राजकुमारी ही बनी थी, इसलिए उन दोनों का रिश्ता जुड़ रहा था। खैर इस धरती पर अक्सर वही होता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। एक पल के लिए तो अन्या को देखकर रुद्र की नजरें भी उसके मासूम चेहरे पर रुक जाती है। थोड़ी देर में सारी शादी की सारी रस्में होने के बाद जब फेरों की बारी आई, अन्या बेसुध सी हालत में धीरे धीरे चल रही थी। ये देखकर रुद्र को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने झट से अन्या का हाथ कसकर पकड़ा और जल्दी जल्दी फेरे लेने लगा, मानो जैसे शादी किसी जबरदस्ती में हो रहा हो। फेरे पूरे होते ही रुद्र अन्या का हाथ छोड़कर मंडप के नीचे उतरकर जाने लगता है। उसे ऐसे जाते देखकर सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। तभी दिग्विजय जी रुद्र की तरफ देखते हुए कहते हैं, अरे रुद्र बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी तो विदाई की रस्म बाकी है। दादाजी की आवाज़ सुनकर रुद्र वहीं रुक गया और अन्या के पास वापस आकर उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हुए कहता है, ये लीजिए और चलिए अब यहाँ से, बस हो गई विदाई। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी कुछ ही देर में हम लोगों की फ्लाइट है मुंबई के लिए।
और आज के बाद इन लोगों से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहते हुए वो अन्य को लेकर आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे उसके परिवार के बाकी लोग भी जाने लगे। कुछ ही देर में चौहान परिवार अपनी अन्य को लेकर गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। वेडिंग गिफ्ट कहानी में अब आगे रुद्र और अन्य चौहान विला में पहुंचे, जो किसी महल से कम नहीं था। आज तक अन्य ने इतना बड़ा घर नहीं देखा था। रुद्र और अन्य की गाड़ी से उतरे। रुद्र अपने दादाजी की तरफ देखकर कहता, दादाजी आप लोग अंदर चलिए, मैं अभी आया। हालांकि रात के 1:30 बज रहे थे, लेकिन रुद्र के घर में आने जाने का वैसे भी कोई वक्त नहीं होता था और उसकी इस आदत को दादाजी भी कभी रोक नहीं पाए। आज भी रुद्र हमेशा की तरह वहां से निकल गया। उसके जाते ही दादाजी ने दरवाजे पे खड़े दरबानों से घर का दरवाजा खोलने का इशारा किया और अन्य को अपने साथ घर के अंदर ले जाने लगे। जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो सामने एक तरफ कपड़े पहने नौकरों की लंबी कतार थी। ये सब किसी राजघराने से कम नहीं लग रहा था। उन सब की और इशारा करते हुए दादाजी अन्य से कहते हैं, बेटी इस घर में तुम्हें एक माँ और बहन के अलावा बाकी सभी रिश्ते मिलेंगे और शायद इसी वजह से ये घर नहीं बल्कि मकान ही बना रहा। अब इस मकान को घर तुम्हें बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी के साथ निभाओगी। अन्य बेचारी क्या बोलती, जहाँ ससुराल की चौखट पर पहुंचकर हर लड़की को उसके नए घर में बड़े ही शान से स्वागत किया जाता है, वहीं उसका स्वागत करने के बजाय उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई। खैर अभी तो अन्य कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप बस देख रही थी। दादाजी उसे शांत देखकर आगे बढ़ते हैं। चलो बेटी, रात बहुत हो चुकी है, तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी। जाओ जाकर अपने कमरे में आराम करो, बाकी बातें हम सुबह करेंगे। ये कहकर वो नौकर की तरफ देखकर कहते हैं, जाओ बहू रानी को रुद्र के कमरे तक ले जाओ। दादाजी की बातें सुनकर अन्य भी चुपचाप उस नौकर के पीछे पीछे रुद्र के कमरे में चली जाती है। रुद्र के कमरे में पहुंचती ही उसकी आंखें नम हो गई। आज वो अपने पापा के घर को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर आ गई थी। जैसे जैसे वो उस कमरे में बढ़ रही थी, उसकी आंखों के सामने उसके घर में बिताए गए वो सारे पल तस्वीर बनकर घूम कर सामने आ रहे थे। ऐसे ही अपने बचपन और घर को याद करते करते कब वक्त बीत गया उसे पता ही नहीं चला। रात के करीब 3 बज चुके थे, लेकिन रुद्र का अभी तक कोई पता नहीं था। अन्य ने धीरे धीरे अपने गहने और श्रृंगार उतारना शुरू किया, लेकिन बिना गहना और साज श्रृंगार के भी उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी, बल्कि वो इस सादगी में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ऐसे ही चुपचाप डरी सहमी सी रुद्र के बिस्तर पर, जिसे बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, उसके एक कोने में अपने शरीर को समेट लेटते हुई थी। तभी कमरे का दरवाज़ा किसी ने धीरे से खोला और दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर वो एकदम से अपनी टांगों को समेटते हुए डरकर बिस्तर पर बैठ गई। जैसे ही रुद्र ने कमरे के अंदर आकर दरवाजे की चिटकनी लगाई, उसके दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे अपने पैरों को अपनी तरफ समेटने लगी। तभी रुद्र अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए उसकी तरफ देख कर कहता, इधर आओ मेरे पास। ये सुनकर तो अन्य की डर के मारे जैसे जान ही निकलने वाली थी। कुछ देर तक जब अन्य अपने बिस्तर से नीचे नहीं उतरी तो रुद्र एक बार फिर जोर से कहता, सुना नहीं तुमने, इधर आओ मेरे पास। अन्य उसकी तेज आवाज़ सुनकर डर गई और डर के मारे उसका शरीर थरथराने लगा। घबरा कर वो धीरे धीरे बिस्तर से उतरकर दूसरी तरफ से घूमते हुए रुद्र के पास जा रही थी कि तभी वो खुद उसके पास आ गया और उसके कंधों को पकड़ते हुए कहता, आज मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया, पूछोगी नहीं क्या? अन्य की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। वो बस अपनी डरी सहमी और मासूम आंखों से उसको देखे जा रही थी। तभी रुद्र मुस्कुराते हुए अपने एक हाथ में कागजों का एक पंच निकालकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता, ये लो तुम्हारा तोहफा। इस घर में तुम्हारा पहला दिन है, आज के दिन तो तुम्हारे लिए तोहफा लाना बनता है। ये लो पकड़ो इसे। ये कहते हुए उसने वो कागज़ अन्य की तरफ बढ़ा दिए, लेकिन अन्य ने जब उन पेपर्स को पकड़ा नहीं तो रुद्र ने उसके हाथ में थमा दिए। अन्य में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उन्हें खोल कर देख सके। रुद्र हंसते हुए कहता, इससे खूबसूरत तोहफा मेरी बीवी के लिए हो ही नहीं सकता था, इसलिए बड़े आराम से इसे पढ़कर इन पर साइन कर देना। मैंने तो साइन कर दिया है। और एक बात, ये कोई प्रॉपर्टी या किसी बहुलोक के कागजात नहीं है, बल्कि ये डिवोर्स पेपर है।
आज से हम शादीशुदा तो हैं, लेकिन सिर्फ दुनिया की नज़र में हमारे बीच पति पत्नी के रिश्ते जैसा कुछ भी नहीं होगा। और ये रिश्ता भी सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। उसके बाद तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये शादी मैंने दादाजी के कहने पर की है। अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं तो जा रहा सोने। लेकिन याद रहे, कल सुबह तक मुझे इन कागजात पर तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए। ये कह कर उधर कपड़े बदलने के लिए बाथरूम की तरफ चला गया। इधर अन्य अपने हाथ में उस पेपर को देखकर लड़खड़ा गई। उसने जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पास रखी चेयर पर बैठ गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी का ये कैसा दिन है जो एक के बाद एक तूफान लेकर आ रहे हैं। आखिर क्यों आज तक ये घर नहीं बन पाया? क्या होगा अन्य का फैसला? क्या निभा पाएगी वो दादाजी की दी गई जिम्मेदारी, या फिर उलझ कर रह जाएगी रुद्र के साथ हुए इस अनजाने रिश्ते में? क्या आगे क्या तूफान लाने वाली है अन्य की ज़िंदगी? क्या सच में टूट जाएगा अन्य का रिश्ता उसके माँ पापा के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी। अगला चैप्टर है ऑकवर्ड सिचुएशन। बाथरूम का दरवाजा खुलता है और रुद्र बाहर आता है। रुद्र अन्या को इग्नोर कर चुपचाप आकर अपने बेड पर सो जाता है। उसे सोता हुआ देखकर अपने मुंह पर हाथ रखकर अन्या खुद को रोने से काफ़ी ज़्यादा रोकती है, पर उसकी कोशिश एकदम बेकार हो जाती है। वहीं रुद्र अन्या के रोने की आवाज़ सुनकर बेचैन हो जाता है। रुद्र को समझ नहीं आ रहा था कि अन्या को क्या हो रहा है। जब उसे बर्दाश्त नहीं होता है तो वो अपनी जगह से उठकर अन्या के पास जाता है। उसकी नज़र फिर उसके चेहरे पर टिक जाती है। अन्या सोफे के कोने में दुबक कर सो रही थी। यह देखकर रुद्र को बुरा लगता है। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे पेपर्स पर पड़ती है। रुद्र जल्दी से उठाकर उसे चेक करता है। पेपर्स काफ़ी जगह से गीले थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि यह अन्य के आंसू के कारण हुआ था। रुद्र पेज पलटता है और देखता है अन्य ने उन पर साइन कर दिया था। ये देखकर रुद्र को न जाने क्यों अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो उसी का फैसला था। रुद्र पेपर्स का वो सेक्शन खोलता है जहाँ अन्य को पैसों की रकम भरनी थी। वो कॉलम ब्लैंक देखकर रुद्र डर सा जाता है। वो अन्य को कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? इतना बड़ा मौका तुमने बस गंवा दिया। रुद्र ने आज तक इतनी सारी लड़कियां देखी थी जो पैसों के लिए उसके साथ सोने को भी तैयार रहती थी। कोई लड़की अगर उसके पास आई है तो वो सिर्फ पैसों के लिए, लेकिन अन्य ने पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं ली। इतनी आसानी से उन पेपर्स पर साइन कर दिया। रुद्र अपने ख्यालों में गुम था। तभी उसकी नज़र अन्य पर जाती है जो शायद ठंड से खुद में सिमटी जा रही थी। ये देखकर रुद्र जल्दी से अपने बेड से ब्लैंकेट और पिलो लेकर आता है। जैसे ही रुद्र उससे कंबल उड़ाने लगता है, अन्य उसकी बाजू पकड़कर उसमें लिपट कर सो जाती है। अन्य सोते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि रुद्र उससे खुद से जिसे दूर ही नहीं कर पा रहा था। उसे ये भी नहीं पता चलता है कि कब वो उसे देखते देखते उसके बगल में सो गया था। रुद्र और अन्य एक दूसरे के आगोश में बेफिक्र होकर सो रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि कैसे एक मजबूरी का बना रिश्ता उन्हें करीब लाने की तैयारी में था। सुबह के 6 बज रहे थे। रुद्र और अन्य एक दूसरे से लिपट कर आराम से सो रहे थे। वैसे रुद्र की नींद तो काफ़ी कच्ची हुआ करती थी और वक्त से पहले उठने की उसकी आदत थी, लेकिन आज उसे वक्त का कुछ होश ही नहीं था। वो काफ़ी लंबे अरसे के बाद ऐसी मीठी नींद में सो रहा था। रुद्र उठता है, उसकी नज़र खुद ब खुद अपनी बाहों में सुकून से सो रही अन्य पर चली जाती है। अपने आसपास एक बार नज़र घुमाता है। वो अन्य के साथ सोफे पर एक ही ब्लैंकेट ओढ़े सो रहा था। वो झट से अपना एक हाथ उसकी कमर से हटाता है, लेकिन तभी अन्य नींद में रुद्र को कसकर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से रुद्र हिल तक नहीं पाता है। अन्य की इस हरकत पर रुद्र उसे गुस्से में एक नज़र देखता है, लेकिन नींद में सोई अन्य को देखकर उसका गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। उसका हाथ खुद ब खुद उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। अपनी उंगली से उसके चेहरे पर आ रहे बालों को हटाते हुए उसे प्यार से देखने लग जाता है। रुद्र को ना जाने क्यों आखिर उसे ऐसे देखकर सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन रुद्र की छुअन का एहसास होते ही अन्य अपनी आंखें अचानक खोल देती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है। उनमें एक अलग ही कशिश थी, जिसकी वजह से वो एक पल में कहीं खो से गए थे। क्या होगा इनकी इसी मजबूरी में एक शादी का नतीजा? क्या चल रहा है रुद्र के दिमाग में जो उसने ऐसी शर्त रखे अन्य के सामने? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी। नई सुबह
कहानी में अब आगे। अन्या और रुद्र एक दूसरे में डूबे हुए थे। तभी अन्या को होश आता है और वो हड़बड़ाते हुए बैठ जाती है। उसकी हड़बड़ाने की वजह से उसका और रुद्र का सिर टकरा जाता है। अन्या अपनी पलकें झुकाकर सहमी आवाज़ में कहती, जी जी सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से हो गया। रुद्र अपना सिर झटकते हुए उठने लगता है, लेकिन अन्या तुरंत उसकी शर्ट को पकड़कर उसे रोकते हुए वापस अपने पास बिठा लेती है। अन्या के ऐसे खींचने से रुद्र की शर्ट के बटन टूटते हुए जमीन पर बिखर जाते हैं। रुद्र के 8 पैक एब्स दिखने लगते हैं। ये देखकर रुद्र अपनी आंखें मीचते हुए गुस्से में कहता है, ये क्या हरकत है। अन्या उसके ऐसे चिल्लाने पर और भी ज़्यादा सहम जाती है। वो तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहती, सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरा मंगलसूत्र आपके शर्ट में फंसा हुआ था, अगर आप ऐसे उड़ते तो टूट जाता। इतना बोलकर अन्या रुद्र के सीने के करीब बढ़कर अपना मंगलसूत्र छुड़ाने लगती। ये सब रुद्र को एक नई फीलिंग में डुबो रहा था, जिससे वो आज तक अनजान बैठा हुआ था। अन्या मंगलसूत्र निकालने की कोशिश कर रही थी। उसके बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिनसे वो परेशान होकर पीछे हटा रही थी। अन्या को अपने इतने करीब देखकर रुद्र को चिड़चिड़ाहट एक पल में गायब हो जाती है। वो अपना हाथ बढ़ाकर जैसे ही उसके बालों को हटाने ही वाला था, तभी अन्या मंगलसूत्र छुड़ा लेती है और एक बार फिर से उसका सिर रुद्र के सिर से टकरा जाता है। अन्या वापस से उससे सॉरी बोलने वाली होती है कि रुद्र गुस्से में सोफे से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। अन्या तो उसे ताकते ही रह जाती है। फिर वो अपने सिर पर चपत लगाते हुए कहती है, क्या कर रही है अन्या, तू तो पागलों के जैसा बिहेव कर रही है। शादी के पहले दिन ही शुरुआत में ऑकवर्ड तरीके से हुई है, पूरा साल कैसे काटेगी। इसके साथ न जाने अब आगे क्या क्या होना बाकी है। फिर वो अपने पास ब्लैंकेट को देखकर सोचते हुए खुद से कहती है, ये कहाँ से आया, ये आदमी मेरे इतने करीब क्यों था, कहीं इसने नींद में मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश तो नहीं की ना। फिर खुद से ये बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे नहीं, मैं कुछ भी सोच रही हूँ। देखा नहीं, कल इस अकड़ू राय चौहान ने क्या कहा था, मेरे लिए शादी कोई मायने नहीं रखती। तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, लेकिन मेरी वाइफ बनने की कोशिश भी मत करना। अगर उसके लिए शादी कोई मायने नहीं रखती तो मैं क्यों सोचूं, मुझे भी कोई मतलब नहीं है इस आदमी से। ऐसा ही अन्या खुद में बड़बड़ाती है। तभी रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकलता है और बिना अन्या को देखे चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। अन्या अपनी नज़र कमरे में चारों तरफ दौड़ाते हुए एक ठंडी आह भरती है। दूसरी तरफ चौहान विला के पीक एरिया में एक बड़ा सा जिम बना हुआ है, जहाँ हर तरह की मशीन्स रखी है। रेहान और तवीज़ और अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। सूर्य मिरर के सामने खड़े होकर अपनी बॉडी को अलग अलग पोज में निहार रहा है। रेहान उसे देखकर मजे लेते हुए कहता, सूर्य ब्रो, 15 मिनट वर्कआउट से आपके एब्स एक बढ़ने जाएगा। ये बोलकर वो तवीज़ को ताली देता है। सूर्य उसे घूरते हुए कहता है, मुझे पता है, मैं तो बस देख रहा था कहीं अपने यार का शादी की खुशी में वजन तो नहीं बढ़ गया। ये बोलकर वो टावल से पसीने को पोंछता है। तभी तवीज़ कहता है, वैसे भाई आज रुद्र भाई कहाँ रह गए, वो तो वक्त से भी पहले चलने वाले इंसान है। उसके पास उनका सूर्य शरारती मुस्कान से कहता है, अरे छोटे, आज से पहले उसकी शादी नहीं हुई थी ना, इसलिए सारा वक्त उसका हुआ करता था, लेकिन अब तक कोई आ गई है। तीनों हंसने लगते हैं। तभी जिम का डोर ओपन होता है और रुद्र अंदर आता है। उसे देखकर सबके चेहरों पर शरारती मुस्कान आ जाती है। रुद्र बिना किसी के चेहरे के भाव पर ध्यान दिए अपना वर्कआउट शुरू कर देता है। सूर्य सबको आंख मारकर रुद्र के पास चला जाता है और रुद्र की ट्रेडमिल पर अपना हाथ टिकाकर कहता है, और भाई आज तुम्हारी घड़ी बंद हो गई है क्या, या कल रात नींद ज़्यादा आई। रुद्र उसकी बात इग्नोर कर देता है। ये सुनकर रुद्र के चेहन में अन्य का सुबह वाला चेहरा याद आ जाता है और वो कहीं खो जाता है। तो सूर्य उसके कंधों पर अपने कंधे से हिट करते हुए कहता है, क्या भाई कहाँ खो गए, भाभी के ख्यालों में खोए हो गया। रुद्र सूर्य की ऐसी बेतुकी बातें सुनकर पक चुका था। वो गुस्से में अपने चपड़े को खींचता है और सूर्य को घूर कर कहता है, अगर अब तुम में से किसी ने एक वर्ड भी कहा तो मैं तुमको सबको घर से बाहर फिकवा दूंगा।
ये सुनकर सब अपने कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर अब उन्होंने इस सोए हुए शेर को छेड़ा तो ये सच में ऐसा कर सकता है। इसलिए सब वापस अपने वर्कआउट में लग गए। जिम के बाद रुद्र वापस अपने कमरे में आता है। वो देखता है कि अन्या ने अब तक शादी का जोड़ा पहना हुआ है। अन्या रुद्र को कुछ कहने को होती है। रुद्र उसे इग्नोर करके वॉशरूम में घुस जाता है। 15 मिनट के बाद रुद्र जब वापस बाहर निकलता है तो फॉर्मल ऑफ फेस वियर। अन्या तो उसे देखते ही रह जाती है। ब्लू कलर का बॉडी फिटेड शूट पर उससे फीचर्स काफ़ी निकल रहे थे। रुद्र जानबूझकर उसकी वर्जिन्स को इग्नोर करता है ताकि उनके बीच सुबह वाली सिचुएशन ना हो। वो अपने बाल ठीक करते हुए मिरर में अन्या के अक्स को देख रहा था, क्योंकि उसकी नज़र न चाहते हुए भी अन्या से नहीं हट रही थी। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा नॉक किया। रुद्र अंदर आने को कहता है तो एक नौकर अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग लेकर अंदर आता है। वो रुद्र और अन्या को ग्रीट करता है। रुद्र को देखकर कहता है, सर दादाजी ने छोटी मैडम के लिए कपड़े भिजवाए हैं। ये बोल वो पैकेट आगे करता है और कहता है, सर आपको दादाजी अपने कमरे में बुला रहे हैं। रुद्र उस बैग को टेबल पर रखने का इशारा कर उसे जाने को कहता है। फिर अन्या को उस पैकेट को उठाने का इशारा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। रुद्र के मना करने के बाद भी अन्या कैसे बनाएंगे उसके दिल में जगह। क्या चल रहा है दादाजी के दिमाग में? आखिर क्या वजह थी जो दादाजी ने उनकी शादी करवाई? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी के आने वाले एपिसोड। कहानी का अगला चैप्टर है नई फैमिली। कहानी में अब आगे अन्या पैकेट को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। जब उसे खोल के देखती है तो हैरान रह जाती है। उसमें एक लाल रंग की साड़ी जिसमें खूबसूरत जड़ाऊ का काम किया है। देखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही भारी। ये देखकर अन्या असमंजस में पड़ जाती है। हल्की फुल्की साड़ी पहनने वाली अन्या भारी साड़ी को संभालना नहीं जानती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अन्या एक ठंडी आह भरते हुए और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिर साड़ी पहन ही लेती है। साड़ी पहनना अन्या के लिए जंग लड़ने से कम नहीं था। साड़ी के साथ एक कुंदन का हार था जो कि काफ़ी खूबसूरत था। अन्या गले में कुंदन के हार के साथ मंगलसूत्र पहन लेती है और अपने लंबे घने बाल खोलती है। चेहरे पे मेकअप ना होते हुए भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। खुद को मिरर में देखने पर एक पल के लिए अन्या को अपने पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही है। बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी। बस एक कमी थी, सिंदूर, वो भी उसके पास नहीं था। रुद्र दादाजी के कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। दादाजी उसे अंदर आने को कहते हैं। उनके इशारा पर रुद्र सोफे पर बैठ जाता है। दिग्विजय जी अपनी कड़क आवाज़ में रुद्र को देखते हुए कहते हैं, तो आपने क्या सोचा है? रुद्र बिना किसी भाव के साफ लफ्ज में कहता है, शादी करवाने का फैसला आपका था जो मैंने कर ली। अब इसे मानना न मानना मुझ पर है। मेरा फैसला ये है कि आप भले ही उसे अपनी बहू माने, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी होने का अधिकार कभी नहीं दूंगा। इसके लिए आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। आपकी चाहत थी मेरी शादी, जिसे मैंने पूरा किया। इसके आगे आप मुझसे उम्मीद नहीं रखें तो बेहतर होगा दादाजी। रुद्र के इस फैसले के बारे में दिग्विजय जी पहले से अनजान नहीं थे। आखिर उन्होंने अपने पोते को बचपन से पाला था। उनकी ही शिक्षा और गुण उसके अंदर थे, इसलिए वो बिल्कुल शांत रहे। दादाजी शांत लहजे में रुद्र के कहते हैं, तुमने अब तक मुझसे पूछा नहीं आखिर मैंने इसी लड़की को तुम्हारे लिए क्यों चुना? तुम तो उस दिव्यांका से शादी करना चाहते थे। ये सवाल तो रुद्र के जहन में भी कई बार आया था, लेकिन उसने अपने दादाजी के फैसले पर आज तक सवाल नहीं किया था। इसलिए उसने ये बात भी बिना आपत्ति के मान ली थी। और वैसे भी रुद्र ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा था और दिव्यांका को चुनना उसके 2 साल पहले की गई गलती की भरपाई के लिए था। रुद्र अपने दादाजी की आंखों में देखकर कहता, जरूरत नहीं है। रुद्र का जवाब सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, जरूरत तो है लेकिन वक्त नहीं। जब वक्त आएगा तो तुम खुद उस रात से रूबरू करवाएंगे।
दिग्विजय जी रुद्र से कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते थे कि उनका पोता ऐसे तो उनकी बात मानने से रहा, इसलिए उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। दादाजी के हुक्म पर सब बाहर आ जाते। रुद्र, रेहान, तवीज़, अभय, सूर्य और एक कोने में आकाश भी था। तवीज़, अभय, सूर्य सब चौहान मेंशन में ही अधिकतर रहा करते थे क्योंकि दादाजी उन्हें भी अपनी पोती जैसा ही मानते थे। सूर्य के पेरेंट्स प्लेन क्रैश में काफ़ी पहले गुजर गए थे। वो अकेला था और एशिया का टॉप एक्टर भी था। वहीं अभय और तफीज़ के डैड और स्टेप मॉम थे। उनके दादाजी दिग्विजय के एक वक्त अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन बीमारी की वजह से वो जल्दी ही गुजर गए। अभय को अपने डैड से कोई मतलब नहीं था और ना ही उनकी दौलत से, इसलिए उसने खुद का 7 स्टार होटल का बाइक खड़ा किया था। तवीज़ कभी कभार गोयल हाउस में चला जाता है, लेकिन उससे भी कुछ खास मतलब नहीं रहता, इसलिए दिग्विजय जी उससे भी अपने घर में ले आए थे। सब हॉल में बैठे थे, तभी सबको पायल की आवाज़ सुनाई देती है। ये उनके घर में 25 साल बाद हो रहा था जब किसी की पायल की आवाज़ आ रही थी। सबकी नज़र खुद ब खुद सीढ़ियों पर चली जाती है। वहाँ अन्या उस साड़ी में संभालते हुए ध्यान से नीचे उतर रही थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सब लोगों की आंखें उसे देखते ही रह गई और रुद्र की तो उसे देखकर सच में सांस ही अटक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये पहली बार था कि किसी लड़की की खूबसूरती उसे इस तरह कायल कर रही थी। वो बिना अपने पलकें झपकाए एक टक बस उसे देख रहा था। सूर्य ने रुद्र का ये रिएक्शन देखकर धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता, भाभी बहुत सुंदर लग रही है ना। रुद्र ने भी खोए हुए अंदाज में बस हाँ में सिर हिला दिया। इसे देखकर सूर्य को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन रुद्र को जल्दी ही अपनी बात का एहसास हुआ। वो सूर्य को एक तीखी नज़र देखकर अपना फ़ोन निकालकर उसमें कुछ करने का नाटक करने लगा, लेकिन न चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार अन्या पर जा रही थी। वहीं अन्या ने जब अपने सामने सारे मेल मेंबर्स को खुद को ऐसे देखते पाया तो वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगी। वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तभी दिग्विजय जी ने अन्या को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए कहा, बहू इधर आओ मेरे पास। अन्या भी उनकी बात सुनकर धीरे से सिर हिलाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। वो सबसे पहले उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। दिग्विजय जी भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वह अपने आसपास एक नज़र दौड़ाते हुए सबको देखते हैं। वहाँ वो दिग्विजय जी और रुद्र के सिवा शायद किसी को नहीं जानती थी। दादाजी अन्या की तरफ देखकर अपनी रोकथाम आवाज़ में कहते, तुम अब तक अपने परिवार से नहीं मिली ना, आओ मैं सबसे तुम्हें मिलवाता हूँ। वो सबसे पहले सोफे पर बैठे एक शांत से आदमी की ओर इशारा करते हुए कहते, ये है आकाश राय चौहान, तुम्हारे ससुर और रुद्र के पिता। दादाजी की बात सुनकर अन्या उनकी तरफ बढ़ती है और झुककर उनके पैर छू लेती है। जब से अन्या वहाँ आई थी, आकाश उसे अपनी फार की नज़र से देख रहे थे। उन्हें अन्या में अपनी कौशल्या की छवि दिख रही थी। वैसे ही सादगी और मासूमियत से भरा चेहरा, होठों पर मन मोह लेने वाली मुस्कान, ये सब उन्हें आज अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ अपने आप अन्या के सिर पर आ गया। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान थे। आकाश ने शायद ही इन 25 सालों में किसी के सिर पर अपना हाथ फेरा था, वो भी प्यार से। ये हक तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी नहीं दिया था। अन्य अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन्हें एक नज़र देखती है, फिर दादाजी के पास वापस आ जाती है। आकाश की आंखें आज नम थी। दादाजी एक प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं, आओ बाकी लोगों से मिलते हैं। ये है रेहान राय चौहान, रुद्र का छोटा भाई। दादाजी बस इतना कहते हैं कि रेहान एक्साइटली आगे बढ़कर अन्या को साइड हक करते हुए कहता है, वेलकम भाभी, मैं आपका प्यारा दुलारा नटखट सा देवर। रेहान को देखकर अन्या मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहती है, लेकिन किसी की भी नज़र थी जो काफ़ी जानलेवा तरीके से रेहान के हाथ को देख रही थी जो अन्या के कंधे पर था।
रेहान अपनी बातों में मग्न अन्या को अपने बारे में बता रहा था, जिसे वो मुस्कुराते हुए सुन रही थी। रुद्र का ये लुक सूर्य और अभय ने देख लिया था, जिसके बाद रेहान के आने वाले कल के बारे में सोच कर वो दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी तभी भी आगे आकर अन्या से हाथ मिलवाता है। ये देखकर रुद्र गुस्से में उठता है और अन्या और रेहान को घूरते हुए दादाजी के पास आकर कहता है, मेरी मीटिंग है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी कुछ कह पाते या रोक पाते, उससे पहले रुद्र तेजी से निकल जाता है। दादाजी कुछ कह पाते या रोक पाते, उससे पहले ही रुद्र तेजी से बाहर निकल जाता है। अन्य रुद्र को जाते हुए देखकर सोचती है, अब इससे क्या हुआ है? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था? क्या अजीब है ये। अन्य तो उसके लुक को भाप नहीं पाई, लेकिन रेहान अपने भाई के हर लुक से वाकिफ था, इसलिए वो भोली सूरत बनाते हुए सूर्य और अभी से पूछता है, क्या मैंने कुछ अभी गलत किया है? भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? रेहान के ऐसे पूछने पर सूर्य की हंसी छूट जाती है। वो आगे बढ़कर रेहान के गालों को जोर से पिंच करते हुए कहता है, अरे अरे, जैसे कि तू रुद्र को जानता ही नहीं है। जो चीज़ उसकी है उसे कोई दूसरा आँख उठाकर भी देखे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने तो इतना बोलते बोलते सूर्य अन्य की ओर इशारा करता है, जो उसे ही देखकर उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। सूर्य आगे बढ़कर अन्य के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय, वैसे आपको मेरा नाम बताने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ही इतना पॉपुलर, पर यहाँ एज सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि अपने जिगरी के यहाँ आया हूँ एज ए फ्रेंड, यानी अपने आपके पति का बचपन का साथी सूर्य मित्तल। वेलकम होम भाभी। अन्य भी खुशी खुशी हाथ मिला लेती है। अगर उसका क्रश सूर्य मित्तल जो उसके सामने था, लेकिन अफसोस अब वो उस रिश्ते में उसकी भाभी थी। अभी भी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। सबका नेचर अन्य के प्रति सॉफ्ट और जूली था, बस रुद्र को छोड़कर। अन्य सबको देखकर सोचती, क्या सच में ये उस अकड़ू राय चौहान का परिवार है? इस परिवार से वो तो कहीं भी मैच नहीं होता। दादाजी सबके शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद अन्या को कुछ मीठा बनाने के लिए बोलते हैं और एक नौकर के साथ उसे किचन में भेज देते हैं। अन्या अपनी भारी भरकम साड़ी को संभालते हुए किचन में जाती है। किचन को देखकर उसे काफ़ी हैरानी होती है। किचन बहुत बड़ा और सुंदर था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आई अन्या के लिए ये सब एक सपने जैसा था, लेकिन एक और बात थी जिसे देखकर वो अब थोड़ा वियर्ड महसूस कर रही थी। क्या था ऐसा जिसे देखकर अन्या वियर्ड महसूस कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी के आगे आने वाले एपिसोड्स। एक बात और थी जिसे देखकर अन्या अब थोड़ा वियर्ड फील कर रही थी। फैमिली मेंबर से लेकर स्टाफ तक मेल था जो वो जब से आई थी उसने खुद के अलावा किसी फीमेल को घर में नहीं देखा था। अन्या अफसोस करते हुए सोचती है, ये कहाँ आ गई अन्या तुम? ऐसा लग रहा है जैसे गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़की को अचानक बॉयज़ हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया हो। फिर वो खुद से कहती है, मुझे मेरे घर के पास जाना है। वो खुद से ही कहती है, मुझे मेरे घर के पास जाना है। पता नहीं मॉम डैड कैसे होंगे, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, कैसे बात करूँ उनसे? अन्या को इसे सोच में गुम देखकर एक नौकर सामने से पूछता है, मैम आर यू ओके? उसकी आवाज़ सुनकर अन्या अपनी रियलिटी की दुनिया में वापस आ जाती है और फिर ठंडी हवा पड़ते हुए अपने कामों में लग जाती है। अन्या ने जो खीर बनाई सबको वो बहुत ज़्यादा पसंद आई और दिग्विजय जी ने खूबसूरत कंगन उपहार के तौर पर अन्या को दिया। चौहान इंडस्ट्री हाल ऑफिस में काफ़ी शांति छाई थी। सब भगवान से अपनी सेफ्टी की दुआ मांग रहे थे। आज किस पर रुद्र का गुस्सा फूटेगा कोई नहीं जानता था, इसलिए सब अपने कामों में ध्यान लगा रहे थे। अमन की तो सांस ही अटक की हुई थी, किस पल उसके जान पर बनाए। रुद्र अपने केबिन में एक फाइल पढ़ रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। वो बिना देखे अंदर आने का कहता है। अमन अपने सारे देवी देवताओं को याद करके एक फाइल और पैकेट लेकर रुद्र के केबिन में जाता है। रुद्र के पास जाकर कहता है, सर ये फाइल आपने मंगवाई थी। कोई जवाब न मिलने पर अमन पैकेट टेबल पर रख कर कहता है, और सर ये दादाजी ने आपके लिए भेजा है। ये सुनकर रुद्र उस पैकेट को देखता है, फिर अमन से इशारा से पूछता है,
क्या है उस पैकेट में? अमन कहता है, मुझे नहीं पता सर। जैसा दादाजी ने कहा मैं इसे आपके पास ले आया। रुद्र अमन को जाने का इशारा करता है और पैकेट को खोल कर देखता है। उसमें एक खाने का बॉक्स था। वो देखकर रुद्र कंफ्यूज हो जाता है, सोचने लगता है कि दादाजी ने उसके लिए ये क्यों भेजा। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज भी दादाजी का ही था, जिसे पढ़कर उसकी नज़रें सीधा बॉक्स पर चली जाती है। मैसेज में लिखा था, बॉक्स तुम तक पहुँच ही गया होगा। इसमें अन्या के हाथ की बनाई हुई खीर है, बहुत स्वाद है। हम सब ने खाई और तुम भी खाओ और आते वक्त अन्या के लिए गिफ्ट लेते आना। रुद्र फ़ोन रखकर खीर के बॉक्स को खोलता है, जिससे बहुत अच्छी महक आ रही थी। उसे देखकर रुद्र के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है और वो जल्दी से उसे टेस्ट करता है। एक बाइट खाते ही उसकी आंखों में एक दर्द उभर आया, जिसे उसने आज तक अपने अंदर ही दबा कर रखा था। वो तुरंत उस खीर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है, फिर सिर को चेयर से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके कुछ दर्द थे जो भुलाए नहीं जा रहे थे। तभी उसकी नज़र फाइल पर पड़ती है, जिसे अमन रख कर गया था। वो उस फाइल को उठाता है और देखता है कि उसमें अन्य की फ़ोटो थी। फाइल में अन्य के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जिसे रुद्र ने ही मंगवाई थी। उसे कल रात से ये बात खटके जा रही थी। आखिर अन्य ने बिना किसी सवाल जवाब के इतनी आसानी से डिवोर्स पेपर्स पर साइन किसे कर दिया और पैसे तक नहीं मांगे। रुद्र की नज़र अन्य की फ़ोटो पर टिक जाती है। वो हल्के हाथ से उसे छूता है। उसके जहन में एक बार फिर अन्य के बढ़ती नज़दीकी, उसकी आंखें, उसके होठ, उसकी सादगी याद आने लगती है। ये सब याद करके उसे सुकून मिल रहा था। रुद्र फोटो को साइड रखकर आगे पढ़ने लगता है। अन्य पढ़ाई के लिए हमेशा बाहर ही रही थी। वो सिंपल एंड मिडिल क्लास फैमिली की बिलोंग करती थी। उसके पापा मम्मी भी काफ़ी सिंपल थे। घर में उनके अलावा उसका एक छोटा भाई भी था। रुद्र बड़े गौर से एक एक चीज़ पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र एक पेज पर जाती है, जहाँ अन्या की 3 महीने पहले हुई सगाई का जिक्र था। वो पढ़कर तो रुद्र के होश ही उड़ जाते हैं। वो फाइल को बंद करके टेबल पर पटक देता है और गुस्से में खिड़की के पास जाकर एक सिगरेट जलाते हुए लंबे लंबे कस लगाने लगता है। उसके जहन में बस एक ही बात चल रही थी, अन्य की सगाई हो चुकी थी, शायद उससे जिससे वह चाहती हो, इसलिए उसने इतनी आसानी से पेपर पर साइन कर दिए। शायद वो जल्द से जल्द इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हो। रुद्र को न जाने क्यों ये बात सोचकर गुस्सा आ रहा था कि अन्य के दिल में पहले से कोई और है। वो उसकी लाइफ में किसी और के होने का बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डिवोर्स की शर्त को उसने ही रखी थी, लेकिन उसे ये बात अब खलने लगी थी। सिगरेट खत्म होते ही वो अपना फ़ोन उठाता है, एक मैसेज टाइप करने लगता है और अपना वोट उठाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय जी अन्या को घर की चीज़ों में डुबरू कराते हुए कौशल्या राय चौहान की फ़ोटो के आगे खड़ा करते हुए कहते हैं, ये है रुद्र की माँ कौशल्या राय चौहान। अन्या बड़े गौर से उस तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर काफ़ी खूबसूरत थी। उनकी आंखें देखकर अन्या को रियलाइज होता है कि रुद्र को अपनी माँ से इतनी खूबसूरत आंखें मिली। दादाजी आगे कहते हैं, 25 साल पहले इस हादसे में गुजर गई थी। तब से ये घर सिर्फ एक मकान बनकर रह गया है, जिसे अब घर तुम्हें बनाना है। रेहान ने अपनी माँ को बस तस्वीर में ही देखा है। उससे तो ये मौका तक नहीं मिला कि वो अपनी माँ की गोद में खेल सके। कौशल्या के जाने के बाद में लगभग सब बिखर गया, जिसे अब तुम्हें संभालना है। ये बोलते हुए दादाजी भरोसे के साथ अन्या को देखते हैं। अन्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर दादाजी के भरोसे को देखकर वो बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। दादाजी उसे आगे चलने के लिए कहते हैं, तुम्हें इस घर की बहू के साथ साथ रुद्र की पत्नी भी बनना होगा और इस वंश को आगे बढ़ाना होगा। ये सुनकर अन्या के कदम रुक जाते हैं। उसके दिमाग में रुद्र की कल रात की कही हुई बात याद आ जाती, तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो, पर मेरी पत्नी नहीं। मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करना। ये याद आते ही अन्या के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। वो खुद से कहती है, वाह अन्या, क्या किस्मत है तेरी। पोते ने पहले ही दिन डिवोर्स दे दिया और दादाजी पर दादाजी बनने के सपना देख रहे हैं। दिग्विजय जी अन्या को रुकते देखकर पीछे पलटते हैं। उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि उनकी बात सुनकर वो दुविधा में थी, जिसे दिग्विजय जी अच्छे से समझ रहे थे। वो अन्या को अपने कमरे में आने का कहते हैं। अन्या उनकी आवाज़ सुनकर होश में आती है, फिर जल्दी से उनके कमरे में जाती है। दादाजी उसे बैठने का इशारा करते हैं और अपने रोबदार लहजे में कहते हैं, मुझे पता है
तुम्हें क्या परेशानी है? उनकी बात सुनकर अन्या कुछ परेशान सी खोदने लगती है और उन्हें देखने लगती है। तभी वह आगे कहते हैं, जहाँ तक मैं अपने पोते को जानता हूँ, उसने तुम्हें पहली रात को ही शादी को मानने से इनकार कर दिया होगा। दादाजी की बात सुनकर अन्या और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे अब डर लगने लगा था, क्योंकि रुद्र ने उसे साफ तौर पर कहा था कि अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो वो उसे मार डालेगा। ये सब याद करके वो जल्दी से अपना सीना में हिलाते हुए घबराए हुए टोन में कहती है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अन्या के इसे बोलने पर दादाजी मन ही मन उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। वो आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं, दादा हुए मैं उसका बचपन से अब तक उसे देखा है। उसकी हर सोच, हर चीज़ की खबर रहती है मुझे, इसलिए तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय जी के ऐसा कहने पर अन्या मासूमियत से उन्हें देखने लगती है। वो आगे कहते हैं, वो माने या ना माने, तुम अब उसकी पत्नी हो और इस बात को तुम्हें ही उससे स्वीकार करना होगा। तुम्हें उसके दिल में अपने लिए वो जगह बनानी होगी जो एक पत्नी की होती है। इसके लिए तुम्हें तभी दरवाजे पे दस्तक होने से दादाजी और अन्य की बात बीच में ही अधूरी रह जाती है। कमरे में रेहान और तभी से एंटर करते हैं। रेहान जल्दी से अपने दादाजी के पास जाकर फैल कर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, बड़ी देर तक आज आपने हमें याद नहीं किया? आपने हमारे लिए दादी डार्लिंग ढूंढ ली क्या? उसकी बात सुनकर दिग्विजय जी उसके सिर पर जोर से चपत लगाते हुए कहते हैं, तुम कभी सीधी बात क्यों नहीं कर सकते? रेहान अपने दादाजी को देखकर सीधे बैठता है और फिर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, लो बैठ गया, अब बताओ। रेहान की इसी हरकतें देखकर अन्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दिग्विजय जी उसे घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रेहान अपने हाथ खड़े करते हुए कहता, देखो दादू, लव लेटर में नहीं पहुंचा सकता, आपको खुद ही हमारी फ्यूचर दादी को पटाना होगा। कहीं मैंने दिया और वो मेरे जाम में फंस गई तो आपका क्या होगा? रेहान की इसी मजाकिया बातें सुनकर अन्य और तभी से हंसी छूट रही थी, पर दिग्विजय जी उसे गुस्से में घूरते हुए अपनी छड़ी उठा लेते हैं। रेहान के पैर पर मारने ही वाले होते हैं कि वो फुदक कर अन्य के पीछे छुप जाता है। आ भाभी बचाओ, ये बाबा मुझे से छोटे बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं। दिग्विजय जी अपनी छड़ी को साइड करके रेहान से गुस्से में कहते हैं, तुम वहाँ क्यों छुप रहे हो? अभी तो बहुत बत्ती सी दिखा रहे थे। रेहान अन्या के पीछे से निकलकर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, उस वक्त आपका ये शाही हथियार जो नहीं था, वैसे आपने मुझे यहाँ शाही हथियार के दर्शन कराने के लिए बुलाया है क्या? रेहान की बात सुनकर दादाजी को अपनी अधूरी बात याद आती। वो रेहान को घूरते हुए वापस बैठकर कहते हैं, नहीं, कुछ जरूरी काम था तुमसे। रेहान की बात सुनकर दादाजी आश्चर्य से पूछते हैं, गया कहाँ वो? रेहान मुंह बनाते हुए कहता है, भाई लंदन गए। कितने दिनों के लिए ये पता नहीं, और तो और मुझे ऑफिस जाने का फरमान सुना गए। अब मैं नन्ही सी जान उन मोटी मोटी फाइलों के बीच क्या करूँगा? पर मेरी तो यहाँ किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। वही अन्या ने जब रेहान के मुंह से रुद्र के चले जाने की बात सुनी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने तो इस रिश्ते से कोई उम्मीद ही न रखने का फैसला किया था। वो अपने मन को मनाते हुए कहती है, अच्छा हुआ चला गया, अब तुझे रोज़ रोज़ उसकी अकड़ भारी शकल नहीं देखनी पड़ेगी। भगवान करे वो 1 साल तक आए ही नहीं, वरना हर वक्त मुझे अपनी काली काली आंखों से घूरता रहता। रुद्र के जाने की बात सुनकर दादाजी अपनी छड़ी पर जोर से देते हुए अपने मन में कहते हैं, यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा। मैं जानता हूँ जानबूझकर भाग के गया है। मैं भी उसका दादा हूँ, देखता हूँ कितने दिन बचेगा। फिर दादाजी रेहान की सारी बात इग्नोर करके आगे कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। अन्या को अपने भाई की पसंद बनाने में हेल्प करो। ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेहान ये सोचकर मन ही मन उछल पड़ता है, लेकिन अपने दादा के सामने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, लेकिन दादाजी, भाई। इससे पहले कि रेहान कुछ कह पाता, उससे पहले ही दादाजी कहते हैं, उसे मैं देख लूँगा, कुछ कहे तो कह देना मैंने मना किया है। रेहान अन्या और तवीस को देखकर आंख मारता है। तवीस उसे देखकर मन में कहता है, 1 नंबर का नौटंकी है ये, इसे अच्छे से पता है किससे अपनी बात मनवानी है। रेहान जल्दी से खड़ा होकर अन्या को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, जल्दी चलो भाभी, वरना बाबा का कब मूड फिर बदल जाए।
कोई नहीं बता सकता। अन्या तो बस रेहान की नौटंकी देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या था अन्या की सगाई का राज? क्या सच में उसके दिल में कोई था? क्या अन्या रुद्र के दिल में वो जगह बना पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी के आने वाले एपिसोड्स। तभी किसी ने कमरे का दरवाजा नॉक किया। रुद्र अंदर आने को कहता है तो एक नौकर अपने हाथ में एक शॉपिंग बैग लेकर अंदर आता है। वो रुद्र और अन्या को ग्रीट करता है। रुद्र को देखकर कहता है, सर दादाजी ने छोटी मैडम के लिए कपड़े भिजवाए हैं। ये बोल वो पैकेट आगे करता है और कहता है, सर आपको दादाजी अपने कमरे में बुला रहे हैं। रुद्र उस बैग को टेबल पर रखने का इशारा कर उसे जाने को कहता है। फिर अन्या को उस पैकेट को उठाने का इशारा करता है और कमरे से बाहर चला जाता है। रुद्र के मना करने के बाद भी अन्या कैसे बनाएंगे? उसके दिल में जगह क्या चल रहा है दादाजी के दिमाग में? आखिर क्या वजह थी जो दादाजी ने उनकी शादी करवाई? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी के आने वाले एपिसोड। कहानी का अगला चैप्टर है नई फैमिली। कहानी में अब आगे अन्या पैकेट को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। जब उसे खोल के देखती है तो वो हैरान रह जाती है। उसमें एक लाल रंग की साड़ी जिसमें खूबसूरत जड़ाऊ का काम किया है। देखने में जितनी खूबसूरत उतनी ही भारी। ये देखकर अन्या असमंजस में पड़ जाती है। हल्की फुल्की साड़ी पहनने वाली अन्या भारी साड़ी को संभालना नहीं जानती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। अन्या एक ठंडी आँख भरते हुए और आधे घंटे की मशक्कत के बाद आखिर साड़ी पहन ही लेती है। साड़ी पहनना अन्या के लिए जंग लड़ने से कम नहीं था। साड़ी के साथ एक कुंदन का हार था जो कि काफ़ी खूबसूरत था। अन्या गले में कुंदन के हार के साथ मंगलसूत्र पहन लेती है और अपने लंबे घने बाल खोलती है। चेहरे पे मेकअप ना होते हुए भी उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं थी। खुद को मिरर में देखने पर एक पल के लिए अन्या को अपने पर विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही है। बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी। बस एक कमी थी, सिंदूर, वो भी उसके पास नहीं था। रुद्र दादाजी के कमरे के दरवाजे को नॉक करता है। दादाजी उसे अंदर आने को कहते हैं। उनके इशारा पर रुद्र सोफे पर बैठ जाता है। दिग्विजय जी अपनी कड़क आवाज़ में रुद्र को देखते हुए कहते हैं, तो आपने क्या सोचा है? रुद्र बिना किसी भाव के साफ लफ्ज में कहता है, शादी करवाने का फैसला आपका था जो मैंने कर ली। अब इसे मानना न मानना मुझ पर है। मेरा फैसला ये है कि आप भले ही उसे अपनी बहू माने, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी होने का अधिकार कभी नहीं दूंगा। इसके लिए आप मुझे मजबूर नहीं करेंगे। आपकी चाहत थी मेरी शादी, इसे मैंने पूरा किया। इसके आगे आप मुझसे उम्मीद नहीं रखें तो बेहतर होगा दादाजी। रुद्र के इस फैसले के बारे में दिग्विजय जी पहले से अनजान नहीं थे। आखिर उन्होंने अपने पोते को बचपन से पाला था। उनकी ही शिक्षा और गुण उसके अंदर थे, इसलिए वो बिल्कुल शांत रहे। दादाजी शांत लहजे में रुद्र के कहते हैं, तुमने अब तक मुझसे पूछा नहीं आखिर मैंने इसी लड़की को तुम्हारे लिए क्यों चुना? तुम तो उस दिव्यांका से शादी करना चाहते थे। यह सवाल तो रुद्र के जहन में भी कई बार आया था, लेकिन उसने अपने दादाजी के फैसले पर आज तक सवाल नहीं किया था। इसलिए उसने ये बात भी बिना पति के मान ली थी। और वैसे भी रुद्र ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी के लिए कर रहा था। और दिव्यांका को चुनना उसके 2 साल पहले की गई गलती की भरपाई के लिए था। रुद्र अपने दादाजी की आंखों में देखकर कहता, जरूरत नहीं है। रुद्र का जवाब सुनकर दिग्विजय जी मुस्कुराते हैं। वो अपने मन में कहते हैं, ज़रूरत तो है लेकिन वक्त नहीं। जब वक्त आएगा तो तुम खुद उस रात से रूबरू करवाएंगे। दिग्विजय जी रुद्र से कुछ नहीं कहते क्योंकि वो जानते थे कि उनका पोता ऐसे तो उनकी बात मानने से रहा, इसलिए उन्होंने कुछ और ही सोच रखा था। दादाजी के हुक्म पर सब बाहर आ जाते हैं। रुद्र, रेहान, तवीज़, अभय, सूर्य और एक कोने में आकाश भी था। तवीज़, अभय, सूर्य सब चौहान मेंशन में ही अधिकतर रहा करते थे क्योंकि दादाजी उन्हें भी अपने पोती जैसा ही मानते थे। सूर्य के पेरेंट्स प्लेन क्रैश में काफ़ी पहले गुजर गए थे। वो अकेला था और एशिया का टॉप एक्टर भी था।
वहीं अभय और तफीस के डैड और स्टेप मॉम थे। उनके दादाजी दिग्विजय के एक वक्त अच्छे दोस्त भी थे, लेकिन बीमारी की वजह से वो जल्दी ही गुजर गए। अभय को अपने डैड से कोई मतलब नहीं था और न ही उनकी दौलत से, इसलिए उसने खुद का 7 स्टार होटल का एम्पायर खड़ा किया था। तवीस कभी कभार गोयल हाउस में चला जाता है, लेकिन उससे भी कुछ खास मतलब नहीं रहता, इसलिए दिग्विजय जी उससे भी अपने घर में ले आए थे। सब हॉल में बैठे थे, तभी सबको पायल की आवाज़ सुनाई देती है। ये उनके घर में 25 साल बाद हो रहा था, जब किसी की पायल की आवाज़ आ रही थी। सबकी नज़र खुद ब खुद सीढ़ियों पर चली जाती है। वहाँ अन्या उस साड़ी में संभालते हुए ध्यान से नीचे उतर रही थी। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सब लोगों की आंखें उसे देखते ही रह गई और रुद्र की तो उसे देखकर सच में सांस ही अटक गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। ये पहली बार था कि किसी लड़की की खूबसूरती उसे इस तरह कायल कर रही थी। वो बिना अपने पलके झपकाए एक टक बस उसे देख रहा था। सूर्य ने रुद्र का ये रिएक्शन देखकर धीरे से उसके कान के पास जाकर कहता, भाभी बहुत सुंदर लग रही है ना। रुद्र ने भी खोए हुए अंदाज में बस हाँ में सिर हिला दिया। इसे देखकर सूर्य को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन रुद्र को जल्दी ही अपनी बात का एहसास हुआ। वो सूर्य को एक तीखी नज़र देखकर अपना फ़ोन निकालकर उसमें कुछ करने का नाटक करने लगा, लेकिन न चाहते हुए भी उसकी नज़र बार बार अन्या पर जा रही थी। वहीं अन्या ने जब अपने सामने सारे मेल मेंबर्स को खुद को ऐसे देखते पाया तो वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगी। वो अपनी साड़ी ठीक करते हुए मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। तभी दिग्विजय जी ने अन्या को अपनी ओर आने का इशारा करते हुए कहा, बहू इधर आओ मेरे पास। अन्या भी उनकी बात सुनकर धीरे से सिर हिलाते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। वो सबसे पहले उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है। दिग्विजय जी भी मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हैं। फिर वह अपने आसपास एक नज़र दौड़ाते हुए सबको देखते हैं। वहाँ वो दिग्विजय जी और रुद्र के सिवा शायद किसी को नहीं जानती थी। दादाजी अन्या की तरफ देखकर अपनी रोकथाम आवाज में कहते हैं, तुम अब तक अपने परिवार से नहीं मिली ना, आओ मैं सबसे तुम्हें मिलवाता हूँ। वो सबसे पहले सोफे पर बैठे एक शांत से आदमी की ओर इशारा करते हुए कहते, ये है आकाश राय चौहान, तुम्हारे ससुर और रुद्र के पिता। दादाजी की बात सुनकर अन्या उनकी तरफ बढ़ती है और झुककर उनके पैर छू लेती है। जब से अन्या वहाँ आई थी, आकाश उसे अपनी फार की नज़र से देख रहे थे। उन्हें अन्या में अपनी कौशल्या की छवि दिख रही थी। वैसे ही सादगी और मासूमियत से भरा चेहरा, होठों पर मन मोह लेने वाली मुस्कान, ये सब उन्हें आज अपनी पत्नी की याद दिला रहा था। आशीर्वाद देने के लिए उनका हाथ अपने आप अन्या के सिर पर आ गया। ये देखकर वहाँ बैठे सभी लोग हैरान थे। आकाश ने शायद ही इन 25 सालों में किसी के सिर पर अपना हाथ फेरा था, वो भी प्यार से। ये हक तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को भी नहीं दिया था। अन्या अपने चेहरे पर मुस्कान लिए उन्हें एक नज़र देखती है, फिर दादाजी के पास वापस आ जाती है। आकाश की आंखें आज नम थी। दादाजी एक प्राउड स्माइल के साथ कहते हैं, आओ बाकी लोगों से मिलते हैं। ये है रेहान राय चौहान, रुद्र का छोटा भाई। दादाजी बस इतना कहते हैं कि रेहान एक्साइटली आगे बढ़कर अन्या को साइड हक करते हुए कहता है, वेलकम भाभी, मैं आपका प्यारा दुलारा नटखट सा देवर। रेहान को देखकर अन्या मुस्कुराते हुए उसे हेलो कहती है, लेकिन किसी की भी नज़र थी जो काफ़ी जानलेवा तरीके से रेहान के हाथ को देख रही थी, जो अन्या के कंधे पर था। रेहान अपनी बातों में मग्न अन्या को अपने बारे में बता रहा था, जिसे वो मुस्कुराते हुए सुन रही थी। रुद्र का ये लुक सूर्य और अभय ने देख लिया था, जिसके बाद रेहान के आने वाले कल के बारे में सोच कर वो दोनों अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तभी तभी भी आगे आकर अन्या से हाथ मिलवाता है। ये देखकर रुद्र गुस्से में उठता है और अन्या और रेहान को घूरते हुए दादाजी के पास आकर कहता है, मेरी मीटिंग है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादाजी कुछ कह पाते या रोक पाते, उससे पहले रुद्र तेजी से निकल जाता है।
दादाजी कुछ कह पाते या रोक पाते उससे पहले ही रुद्र तेजी से बाहर निकल जाता है। अन्य रुद्र को जाते हुए देखकर सोचती है, अब इससे क्या हुआ है? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा था? क्या अजीब है ये। अन्य तो उसके लुक को भाप नहीं पाई, लेकिन रेहान अपने भाई के हर लुक से वाकिफ था, इसलिए वो भोली सूरत बनाते हुए सूर्य और अभी से पूछता है, क्या मैंने कुछ अभी गलत किया है? भाई मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? रेहान के ऐसे पूछने पर सूर्य की हंसी छूट जाती है। वो आगे बढ़कर रेहान के गालों को जोर से पिंच करते हुए कहता है, अरे अरे, जैसे कि तू रुद्र को जानता ही नहीं है। जो चीज़ उसकी है उसे कोई दूसरा आंख उठाकर भी देखे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तूने तो इतना बोलते बोलते सूर्य अन्याय की ओर इशारा करता है, जो उसे ही देखकर उसकी बातों का मतलब समझने की कोशिश कर रही थी। सूर्य आगे बढ़कर अन्य के आगे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हाय, वैसे आपको मेरा नाम बताने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि मैं हूँ ही इतना पॉपुलर, पर यहाँ एज सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि अपने जिक्री के यहाँ आया हूँ एज ए फ्रेंड, यानी अपने आपके पति का बचपन का साथी सूर्य मित्तल। वेलकम होम भाभी। अन्य भी खुशी खुशी हाथ मिला लेती है। अगर उसका क्रश सूर्य मित्तल जो उसके सामने था, लेकिन अफसोस अब वो उस रिश्ते में उसकी भाभी थी। अभी भी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। सबका नेचर अन्य के प्रति सॉफ्ट और जूली था, बस रुद्र को छोड़कर। अन्य सबको देखकर सोचती, क्या सच में ये उस अकड़ू राय चौहान का परिवार है? इस परिवार से वो तो कहीं भी मैच नहीं होता। दादाजी सबके शॉर्ट इंट्रोडक्शन के बाद अन्या को कुछ मीठा बनाने के लिए बोलते हैं और एक नौकर के साथ उसे किचन में भेज देते हैं। अन्या अपनी भारी भरकम साड़ी को संभालते हुए किचन में जाती है। किचन को देखकर उसे काफ़ी हैरानी होती है। किचन बहुत बड़ा और सुंदर था। एक मिडिल क्लास फैमिली से आई अन्या के लिए ये सब एक सपने जैसा था, लेकिन एक और बात थी जिसे देखकर वो अब थोड़ा वियर्ड महसूस कर रही थी। क्या था ऐसा जिसे देखकर अन्या वियर्ड महसूस कर रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी के आगे आने वाले एपिसोड्स। एक बात और थी जिसे देखकर अन्य अब थोड़ा वियर्ड फील कर रही थी। फैमिली मेंबर से लेकर स्टाफ तक मेल था। जो वो जब से आई थी उसने खुद के अलावा किसी फीमेल को घर में नहीं देखा था। अन्य अफसोस करते हुए सोचती है, ये कहाँ आ गई अन्या तुम? ऐसा लग रहा है जैसे गर्ल्स हॉस्टल में रहने वाली लड़की को अचानक बॉयज हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया हो। फिर वो खुद से कहती है, मुझे मेरे घर के पास जाना है। वो खुद से ही कहती है, मुझे मेरे घर के पास जाना है। पता नहीं मॉम डैड कैसे होंगे, मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है, कैसे बात करूँ उनसे? अन्या को इसे सोच में गुम देखकर एक नौकर सामने से पूछता है, मैम आर यू ओके? उसकी आवाज़ सुनकर अन्या अपनी रियलिटी की दुनिया में वापस आ जाती है और फिर ठंडी हवा भरते हुए अपने कामों में लग जाती है। अन्या ने जो खीर बनाई सबको वो बहुत ज़्यादा पसंद आई और दिग्विजय जी ने खूबसूरत कंगन उपहार के तौर पर अन्या को दिया। चौहान इंडस्ट्री आज ऑफिस में काफ़ी शांति छाई थी। सब भगवान से अपनी सेफ्टी की दुआ मांग रहे थे। आज किस पर रुद्र का गुस्सा फूटेगा कोई नहीं जानता था, इसलिए सब अपने कामों में ध्यान लगा रहे थे। अमन की तो सांस ही अटकी हुई थी। किस पल उसके जान पर बनाए। रुद्र अपने केबिन में एक फाइल पढ़ रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। वो बिना देखे अंदर आने का कहता है। अमन अपने सारे देवी देवताओं को याद करके एक फाइल और पैकेट लेकर रुद्र के केबिन में जाता है। रुद्र के पास जाकर कहता है, सर ये फाइल आपने मंगवाई थी। कोई जवाब न मिलने पर अमन पैकेट टेबल पर रख कर कहता है, और सर ये दादाजी ने आपके लिए भेजा है। ये सुनकर रुद्र उस पैकेट को देखता है, फिर अमन से इशारा से पूछता है, क्या है उस पैकेट में? अमन कहता है, मुझे नहीं पता सर, जैसा दादाजी ने कहा मैं इसे आपके पास ले आया। रुद्र अमन को जाने का इशारा करता है और पैकेट को खोल कर देखता है। उसमें खाने का बॉक्स था। वो देखकर रुद्र कंफ्यूज हो जाता है, सोचने लगता है कि दादाजी ने उसके लिए ये क्यों भेजा। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो मैसेज भी दादाजी का ही था, जिसे पढ़कर उसकी नज़रें सीधा बॉक्स पर चली जाती है। मैसेज में लिखा था, बॉक्स तुम तक पहुँच ही गया होगा। इसमें अन्या के हाथ की बनाई हुई खीर है, बहुत स्वाद है, हम सब ने खाई।
और तुम भी खाओ और आते वक्त अन्य के लिए गिफ्ट लेते आना। रुद्र फ़ोन रखकर खीर के बॉक्स को खोलता है जिससे बहुत अच्छी महक आ रही थी। उसे देखकर रुद्र के एक्सप्रेशन लेस चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है और वो जल्दी से उसे टेस्ट करता है। एक बाइट खाते ही उसकी आंखों में एक दर्द उभर आया जिसे उसने आज तक अपने अंदर ही दबा कर रखा था। वो तुरंत उस खीर को उठाकर डस्टबिन में फेंक देता है, फिर सिर को चेयर से टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसके कुछ दर्द थे जो भुलाए नहीं जा रहे थे। तभी उसकी नज़र फाइल पर पड़ती है जिसे अमन रखकर गया था। रुद्र उस फाइल को उठाता है और देखता है कि उसमें अन्य की फ़ोटो थी। फाइल में अन्य के बारे में इंफॉर्मेशन थी जिसे रुद्र ने ही मंगवाई थी। उसे कल रात से ये बात खटके जा रही थी। आखिर अन्य ने बिना किसी सवाल जवाब के इतनी आसानी से डिवोर्स पेपर्स पर साइन किसे कर दिया और पैसे तक नहीं मांगे। रुद्र की नज़र अन्य की फ़ोटो पर टिक जाती है। वो हल्के हाथ से उसे छूता है। उसके जहन में एक बार फिर अन्य के बढ़ती नज़दीकी, उसकी आंखें, उसके होठ, उसकी सादगी याद आने लगती है। ये सब याद करके उसे सुकून मिल रहा था। रुद्र फोटो को साइड रखकर आगे पढ़ने लगता है। अन्य पढ़ाई के लिए हमेशा बाहर ही रही थी। वो सिंपल एंड मिडिल क्लास फैमिली की बिलोंग करती थी। उसके पापा मम्मी भी काफ़ी सिंपल थे। घर में उनके अलावा उसका एक छोटा भाई भी था। रुद्र बड़े गौर से एक एक चीज़ पढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र एक पेज पर जाती है जहाँ अन्य की 3 महीने पहले हुई सगाई का जिक्र था। वो पढ़कर तो रुद्र के होश ही उड़ जाते हैं। वो फाइल को बंद करके टेबल पर पटक देता और गुस्से में खिड़की के पास जाकर एक सिगरेट जलाते हुए लंबे लंबे कस लगाने लगता है। उसके जेहन में बस एक ही बात चल रही थी, अन्य की सगाई हो चुकी थी, शायद उससे जिससे वह चाहती हो, इसलिए उसने इतनी आसानी से पेपर पर साइन कर दिए। शायद वो जल्द से जल्द इस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती हो। रुद्र को न जाने क्यों ये बात सोचकर गुस्सा आ रहा था कि अन्य के दिल में पहले से कोई और है। वो उसकी लाइफ में किसी और के होने का बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। डिवोर्स की शर्त को उसने ही रखी थी, लेकिन उसे ये बात अब खलने लगी थी। सिगरेट खत्म होते ही वो अपना फ़ोन उठाता है, एक मैसेज टाइप करने लगता है और अपना कोट उठाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दिख पीछे थी अन्या को घर की चीज़ों में डुबरू कराते हुए कौशल्या राय चौहान की फ़ोटो के आगे खड़ा करते हुए कहते हैं, ये है रुद्र की माँ कौशल्या राय चौहान। अन्या बड़े गौर से उस तस्वीर को देख रही थी। तस्वीर काफ़ी खूबसूरत थी। उनकी आंखें देखकर अन्या को रियलाइज़ होता है कि रुद्र को अपनी माँ से इतनी खूबसूरत आंखें मिली। दादाजी आगे कहते हैं, 25 साल पहले एक हादसे में गुजर गई थी। तब से ये घर सिर्फ एक मकान बनकर रह गया है जिसे अब घर तुम्हें बनाना है। रेहा ने अपनी माँ को बस तस्वीर में ही देखा है। उससे तो ये मौका तक नहीं मिला कि वो अपनी माँ की गोद में खेल सके। कौशल्या के जाने के बाद में लगभग सब बिखर गया जिसे अब तुम्हें संभालना है। ये बोलते हुए दादाजी भरोसे के साथ अन्या को देखते हैं। अन्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, पर दादाजी के भरोसे को देखकर वो बस अपना सिर हाँ में हिला देती है। दादाजी उसे आगे चलने के लिए कहते हैं, तुम्हें इस घर की बहू के साथ साथ रुद्र की पत्नी भी बनना होगा और इस वंश को आगे बढ़ाना होगा। ये सुनकर अन्या के कदम रुक जाते हैं। उसके दिमाग में रुद्र की कल रात की कही हुई बात याद आ जाती, तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो पर मेरी पत्नी नहीं, मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करना। ये याद आते ही अन्या के चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। वो खुद से कहती है, वाह अन्या, क्या किस्मत है तेरी, पोते ने पहले ही दिन डिवोर्स दे दिया और दादाजी परदादाजी बनने के सपना देख रहे हैं। दिग्विजय जी अन्या को रुकते देखकर पीछे पलटते हैं। उसके चेहरे के भाव से साफ पता चल रहा था कि उनकी बात सुनकर वो दुविधा में थी, जिसे दिग्विजय जी अच्छे से समझ रहे थे। वो अन्या को अपने कमरे में आने का कहते हैं। अन्या उनकी आवाज़ सुनकर होश में आती है, फिर जल्दी से उनके कमरे में जाती है। दादाजी उसे बैठने का इशारा करते हैं और अपने रोबदार लहजे में कहते हैं, मुझे पता है तुम्हें क्या परेशानी है। उनकी बात सुनकर अन्या कुछ हैरान परेशान सी खोदने लगती है और उन्हें देखने लगती है। तभी वह आगे कहते हैं, जहाँ तक मैं अपने पोते को जानता हूँ उसने तुम्हें पहली रात को ही शादी को मानने से इनकार कर दिया होगा। दादाजी की बात सुनकर अन्या और भी ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे अब डर लगने लगा था क्योंकि रुद्र ने उसे साफ तौर पर कहा था कि अगर ये बात किसी को पता चलेगी तो वो उसे मार डालेगा। ये सब याद करके वो जल्दी से अपना सीना में हिलाते हुए घबराए हुए टोन में कहती है, नहीं नहीं,
ऐसा बिल्कुल नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अन्या के इसे बोलने पर दादाजी मन ही मन उसे देखकर मुस्कुरा देते हैं। वो आगे बात बढ़ाते हुए कहते हैं, दादा हूँ मैं उसका, बचपन से अब तक उसे देखा है। उसकी हर सोच, हर चीज़ की खबर रहती है मुझे, इसलिए तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। दिग्विजय जी के ऐसा कहने पर अन्या मासूमियत से उन्हें देखने लगती है। वो आगे कहते हैं, वो माने या ना माने, तुम अब उसकी पत्नी हो और इस बात को तुम्हें ही उससे स्वीकार करना होगा। तुम्हें उसके दिल में अपने लिए वो जगह बनानी होगी जो एक पत्नी की होती है। इसके लिए तुम्हें तभी दरवाजे पे दस्तक होने से दादाजी और अन्य की बात बीच में ही अधूरी रह जाती है। कमरे में रेहान और तभी से एंटर करते हैं। रेहान जल्दी से अपने दादाजी के पास जाकर फैल कर बैठ जाता है और कहता है, क्या हुआ, बड़ी देर तक आज आपने हमें याद नहीं किया? आपने हमारे लिए दादी डार्लिंग ढूंढ ली क्या? उसकी बात सुनकर दिग्विजय जी उसके सिर पर जोर से चपत लगाते हुए कहते हैं, तुम कभी सीधी बात क्यों नहीं कर सकते? रेहान अपने दादाजी को देखकर सीधे ही बैठता है और फिर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, लो बैठ गया, अब बताओ। रेहान की इसी हरकतें देखकर अन्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दिग्विजय जी उसे घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। रेहान अपने हाथ खड़े करते हुए कहता, देखो दादू, लव लेटर में नहीं पहुंचा सकता, आपको खुद ही हमारी फ्यूचर दादी को पटाना होगा। कहीं मैंने दिया और वो मेरे चाम में फंस गई तो आपका क्या होगा? रेहान की इसी मजाकिया बातें सुनकर अन्या और तमीज की हंसी छूट रही थी, पर दिग्विजय जी उसे गुस्से में घूरते हुए अपनी छड़ी उठा लेते हैं। रेहान के पैर पर मारने ही वाले होते हैं कि वो फुदक कर अन्या के पीछे छुप जाता है। आ भाभी बचाओ, ये बाबा मुझ जैसे छोटे बच्चे पर जुल्म कर रहे हैं। दिग्विजय जी अपनी छड़ी को साइड करके रेहान से गुस्से में कहते, तुम वहाँ क्यों छुप रहे हो? अभी तो बहुत बत्ती सी दिखा रहे थे। रेहान अन्या के पीछे से निकलकर अपने दांत दिखाते हुए कहता है, उस वक्त आपका ये शाही हथियार जो नहीं था, वैसे आपने मुझे यहाँ शाही हथियार के दर्शन कराने के लिए बुलाया है क्या? रेहान की बात सुनकर दादाजी को अपनी अधूरी बात याद आती। वो रेहान को घूरते हुए वापस बैठकर कहते हैं, नहीं, कुछ जरूरी काम था तुमसे। रेहान की बात सुनकर दादाजी आश्चर्य से पूछते हैं, गया कहाँ वो? रेहान मुंह बनाते हुए कहता है, भाई लंदन गए। कितने दिनों के लिए ये पता नहीं, और तो और मुझे ऑफिस जाने का फरमान सुना गए। अब मैं नन्ही सी जान उन मोटी मोटी फाइलों के बीच क्या करूँगा? पर मेरी तो यहाँ किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। वहीं अन्या ने जब रेहान के मुंह से रुद्र के चले जाने की बात सुनी तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने तो इस रिश्ते से कोई उम्मीद ही न रखने का फैसला किया था। वो अपने मन को मनाते हुए कहती है, अच्छा हुआ चला गया, अब तुझे रोज रोज उसकी अकड़ भारी शकल नहीं देखनी पड़ेगी। भगवान करे वो 1 साल तक आए ही नहीं, वरना हर वक्त मुझे अपनी काली काली आंखों से घूरता रहता। रुद्र के जाने की बात सुनकर दादाजी अपनी छड़ी पर जोर से देते हुए अपने मन में कहते हैं, यह लड़का कभी नहीं सुधरेगा। मैं जानता हूँ जानबूझकर भाग के गया है। मैं भी उसका दादा हूँ, देखता हूँ कितने दिन बचेगा। फिर दादाजी रेहान की सारी बात इग्नोर करके आगे कहते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास 1 हफ्ता है। अन्या को अपने भाई की पसंद बनाने में हेल्प करो। ऑफिस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। रेहान ये सोचकर मन ही मन उछल पड़ता है, लेकिन अपने दादा के सामने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, लेकिन दादाजी, भाई। इससे पहले कि रेहान कुछ कह पाता, उससे पहले ही दादाजी कहते हैं, उसे मैं देख लूँगा, कुछ कहे तो कह देना मैंने मना किया है। रेहान अन्या और तवीस को देखकर आंख मारता है। तवीस उसे देखकर मन में कहता है, 1 नंबर का नौटंकी है ये, इसे अच्छे से पता है किससे अपनी बात मनवानी है। रेहान जल्दी से खड़ा होकर अन्या को अपने साथ ले जाते हुए कहता है, जल्दी चलो भाभी, वरना बाबा का कब मूड फिर बदल जाए कोई नहीं बता सकता। अन्या तो बस रेहान की नौटंकी देखकर मुस्कुरा रही थी। क्या था अन्या की सगाई का राज? क्या सच में उसके दिल में कोई था? क्या अन्या रुद्र के दिल में वो जगह बना पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी के आने वाले एपिसोड्स। अन्या का मेकओवर। रुद्र का कमरा। अन्या अपनी भारी भरकम साड़ी संभालते संभालते कमरे में आती है। तभी उसकी नज़र बेड पर
पड़ी रुद्र की शर्ट पर जाती है, जिसके बटन आज सुबह अन्या के खींचने के कारण टूट गए थे। वो शर्ट को उठाती है, फिर प्यार से उस पर हाथ फेरकर उससे आ रही खुशबू को महसूस करने लगती है। उसे वह खुशबू काफ़ी जानी पहचानी लग रही थी, जैसे उसके अतीत से कुछ जुड़ा सा हो। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रेहान और तवीस बेधड़क अंदर आ जाते हैं। रेहान मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी डार्लिंग। रेहान की आवाज़ सुनकर आन्या तो एक पल के लिए डर जाती है और उसके हाथ से शर्ट छूट जाती है, जिसे रेहान देख लेता है। अन्या हड़बड़ाते हुए शर्ट को उठा कर साइड में रखती है। रेहान ये देखकर एक शरारती मुस्कान के साथ जल्दी से वो शर्ट उठाकर कहता है, यार तवीस, ये तो भाई की शर्ट है ना, लगता है कोई उन्हें मिस कर रहा है। रेहान की बात सुनकर तवीस भी हंस देता है, लेकिन अन्या इम्प्रेस फील कर रही थी। वो नजरें चुराते हुए कहती, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस शर्ट नीचे गिर गई थी तो मैं उठा रही थी। रेहान ये सुनकर कहता, ओ उठा रही थी। उसके से बोलने पर तो अन्या एम्ब्रेसमेंट के कारण दबी ही जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अन्या का चेहरा देख रेहान और तवीस की हंसी छूट जाती है। तवीस आगे बढ़कर रेहान के सिर पर तब चपत लगाते हुए कहता है, रिलैक्स भाभी, ये रेहान तो बस मजाक कर रहा था, आप इसकी बात को ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो। रेहान मुंह बनाते हुए तवीस को देखकर कहता है, तो क्या तेरी बात को सीरियसली लिया करें? फिर वो अन्या की तरफ मुड़कर कहता है, भाभी चले? अन्या उससे पूछती, कहाँ? रेहान मजाकिया लहजे में कहता, रुद्र भाई की नगरी में। अन्या इतना तो समझ गई थी कि रेहान उसको फिर से छेड़ रहा है, लेकिन वो उसकी बात का मतलब न समझने पर असमंजस में कहती है, मतलब? रेहान मुस्कुराते हुए अन्या का हाथ पकड़कर उसे आगे चलते हुए कहता, मतलब सतलब हम रास्ते में डिस्कस कर लेंगे, पहले हमें यहाँ से जल्दी चलना होगा, क्योंकि अगर दादाजी ने हमें अपने काम में देर करते हुए देख लिया तो उनका वो शाही हथियार मुझ पर चल जाएगा, इसलिए जल्दी चलो भाभी। रेहान अन्या को विला से बाहर ले आया। तवीस भी ठीक उनके पीछे आ रहा था। अन्या को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जब से वो आई थी उसके चेहरे पर अगर किसी की बातों से मुस्कान आई थी तो वो था रेहान। रेहान ने उसे काफ़ी कंफर्टेबल फील कराया। उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लगने दिया कि वो किसी शहर में अनजान लोगों के बीच में थी। रेहान तवीस और अन्या के साथ कार में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। रास्ते भर रेहान अपनी बक और मजाक से अन्या को हंसाता रहता है। वक्त कब बीता और रास्ता कैसे कटा अन्या को कुछ पता ही नहीं चला। लगभग 1 घंटे बाद रेहान ने शहर के सबसे बड़े बुटीक के शोरूम के सामने कार रोकी। वो बड़े प्यार से अन्या को अंदर लेकर गया। अन्या तो बस आंखें फाड़े चारों तरफ देख रही थी। एक मिडिल क्लास लड़की के लिए ऐसी जगह पर आना तो एक सपना ही था, लेकिन वो मिसेज रुद्र राय चौहान थी, जो पूरे देश का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे अमीर और पावरफुल इंसान था, जिसके आगे मंत्री, बिजनेसमैन और अंडरवर्ल्ड के लोग भी झुकते थे। रुद्र ने इस मुकाम में पहुंचने के लिए बहुत मेहनत की थी, यहाँ तक कि उसने खुद को भी भुला दिया था। अब उसके पास सब था, पैसा, पावर, नाम, शोहरत, लेकिन जो नहीं था वो था सुकून और खुशी। रेहान अन्या को वीआईपी एरिया में ले जाता है, जहाँ 2 लाइन में स्टाफ खड़े होकर उनका स्वागत कर रहे थे। रेहान ने अन्या के लिए पूरा स्टोर बुक कर लिया था, ताकि उसकी भाभी को कोई तकलीफ या ऑकवर्ड फील ना हो। रेहान वहाँ के स्टोर के मैनेजर को इंस्ट्रक्शन देता है और अन्या को अपने साथ ले जाने का इशारा करता है। अन्या अपने साथ ने खड़ी सेल्स गर्ल के हाथों में पकड़ी ड्रेसेस को देख रही थी। उसकी तो आंखें ही खुली की खुली रह गई थी। सारी ड्रेसेस एक से बढ़कर एक थी। अन्या तो उन्हें देख कर ही शर्म से पानी हो रही थी। पहना तो दूर की बात है, किसी का नेक डीप था तो किसी का थाई से रिवेलिंग थी तो किसी का बैग नहीं था, कोई बस नाम की ड्रेस थी। अन्या के सारे कपड़े तो बिल्कुल ही नहीं पहन सकती थी। स्टोर मैनेजर अन्या को वो सारी ड्रेसेस ट्राई करने को कहता है, तो अन्या बिना कोई जवाब दिए चुपचाप बाहर आ जाती है। रेहान और तवीस की नज़रें अन्या के अन्या के हैरान परेशान चेहरे पर जाती है, तो वो भी जल्दी से उसके पास जाते हैं। रेहान फिक्र भरे लहजे में पूछता, भाभी क्या हुआ, आप ऐसे बाहर क्यों आई, ड्रेस पसंद नहीं आई क्या? उनकी बात सुनकर अन्या नम आँखों से कहती, रेहान मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। अगर तुम्हारे भाई को जिस्म की नुमाइश करने वाली लड़की पसंद है तो मैं उनकी पसंद कभी नहीं बन सकती।
मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अन्या की बात सुनकर रेहान को रियलाइज होता है कि अनजाने में ही उसने अन्या को बाकी लड़कियों जैसा समझ लिया था, लेकिन अन्या अलग थी। वो अपने कान पकड़कर मासूमियत से कहता है, सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई। मेरे रुद्र भाई ऐसे नहीं है, वो किसी को कपड़ों से जज नहीं करते। ये मेरी बेवकूफ़ी और नादानी से हुआ है, प्लीज़ माफ़ कर दो। और आप ऐसे रो मत प्लीज़। अन्या जल्दी से उसका हाथ कान से हटाते हुए कहती है, कोई बात नहीं है। रेहान फिर हल्का मुस्कुराते हुए अन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर हम अपनी शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं और कुछ अच्छा सिलेक्ट करते हैं। अन्या भी स्माइल करते हुए हाँ में अपना सिर हिला देती है। रेहान और तवीस ने मिलकर पूरे स्टोर के अच्छे और अन्या की पसंद के हिसाब से कपड़े छान मारे। चारों तरफ कपड़े और बीच में रेहान और तवीस थे। तवीस अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, यार मुझे आज तक एग्जाम के पेपर इतने टफ नहीं लगे जितना ये लड़कियों के कपड़ों को सिलेक्ट करना लगा। रेहान उसकी बात सुनकर कपड़े देखते हुए कहता है, यार कह तो सही रहा है, पर फिलहाल अपने पास कोई चॉइस भी नहीं है, चल जल्दी कर। अन्या अंदर रूम में ढेर सारे ड्रेसेस ट्राई करके रेहान और तवीस को दिखती है। सारे ड्रेसेस में अन्या काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। लास्ट में जब अन्या ने एक रेड कलर का गाउन पहन के आती है तो रेहान, तवीस और एम्प्लॉयज अन्या को देखकर दंग रह जाते हैं। रेहान ने चुपके से अन्या की वो फोटो रुद्र को भी भेज दी और कैप्शन में लगा, ब्यूटी इन रेड यू मिस्ड इट। रेहान ने उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े पैक करवाए और घर पर डिलीवर करने के लिए कह दिया। रेहान और तवीस अन्या को रुद्र के फेवरेट रेस्टोरेंट में ले गए, जो कि अबे का ही था। अबे काम से बाहर था, इसलिए वो उन लोगों को ज्वाइन नहीं कर सका, लेकिन तवीस और रेहान को सब पहचानते थे, इसलिए सब ने उन्हें वही एरिया प्रोवाइड किया जो रुद्र हमेशा बुक करता है। कुछ ही वक्त में अन्या उन दोनों में काफ़ी अच्छे से घुल मिल गई थी। उसे इस अनजान शहर में दो नए शहर दोस्त मिल गए थे। वो तो भूल ही गई थी कि जिस रिश्ते की आड़ में उसे ये खुशियाँ मिल रही है, ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए है। रेहान तपीस ने अन्या को रुद्र की पसंद नापसंद से रूबरू कराते हुए अपना खाना फिनिश किया। फिर वो जल्दी से अपने आगे की मंजिल के लिए बढ़ गए। उनका नेक्स्ट स्टॉप था एक बड़ा सैलून एंड स्पा। अन्या का मेकअप की इतनी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन कोई चेंज के लिए रेहान और तवीस ने उनका मेकओवर करवाया। मेकओवर के बाद जब अन्या रेहान और तवीस के सामने आई तो दोनों अपना मुंह खोले उसको ही देखे जा रहे थे। अन्या उनका ऐसा रिएक्शन देखकर टेंशन में कहती है, क्या हुआ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? तुम लोग कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? रेहान अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मुझे भाई के लिए हॉस्पिटल में एक VIP रूम बुक करा लेना चाहिए। उसकी बात सुनकर अन्या परेशानी से कहती है, पर क्यों, वो ठीक तो है ना? रेहान सीरियसली वे में कहता है, भाभी आप लग ही इतनी खूबसूरत रही होगी, भाई का तो सच में हार्ट फेल होने का चांसेस है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तभी तवीस हंसते हुए कहता, भाभी इसका मतलब है कि आप बेहद खूबसूरत लग रही हो। ये ऐसे ही फालतू तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। यहाँ तवीस को घूरते हुए कहता, बच्चा, अच्छा बच्चू, मैं फालतू बात करता हूँ, रुक अभी अबे भाई को फ़ोन करके उस लैला के बारे में बताता हूँ जिसके चक्कर में तुम मजनू बने फिर रहा है। इतना बोलते हुए रेहान अब्बे का नंबर डायल करने लगा तो तवीस के चेहरे का रंग ही उड़ गया। वो जल्दी से उससे फ़ोन छीन कर कहता, अरे मेरे लाल, तो गुस्सा क्यों हो जाता है छोटी छोटी बात पर? कभी नहीं पूछती वैसे ही लैला कौन है? ये सुनकर रेहान उछलते हुए उसके पास जाकर कहता है, मैं बताता हूँ भाभी, वो इतना ही बोलता है कि तवीस पीछे से उसका मुँह बंद करके कहता है, कोई नहीं भाभी, ये तो बस कुछ भी कहता है, आप ध्यान मत दो। रेहान खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाकर अन्या का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से वहाँ से ले जाते हुए कहता, अरे भाभी आप मेरी सुनो। तवीस भी भागकर उनके पीछे आने लगता है। वो तीनों चूहे बिल्ली की तरह आगे पीछे दौड़ रहे थे। अन्य थक कर उन दोनों को रोकते हुए थोड़ी देर से आवाज़ में कहती, मुझे नहीं जाना और अब तुम दोनों झगड़ना बंद करो, मैं थक गई हूँ, अब चले। अन्या के ऐसे कहने पर दोनों अच्छे बच्चे की तरह शांत होकर बस अपना सिर हामी हिला देते हैं। फिर तीनों घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं लंदन में रुद्र बैक टू बैक मीटिंग्स अटेंड कर रहा था। तभी किसी को कॉल करने के लिए वो जैसे ही फ़ोन उठाता है तो उसे रेहान का एक मैसेज दिखाई देता है। वो मैसेज ओपन करता है और देखता ही रह जाता है। उसकी नज़र मैसेज में आए फोटो पर टिक जाती है और उसकी नज़रें वहीं पर टिकी की टिकी रह जाती है। क्या होने वाला कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी। चैप्टर टाइटल, रुद्र की बेरुखी। रुद्र को होश नहीं था कि वो कितनी देर एक तक अन्य की फ़ोटो में खोया बैठा था।
फिर वो फ़ोन को बेड पर रखकर अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए बालकनी में आया और उसे जलाकर लंबे लंबे कस लेने लगा। बाहर से देखने में वो इस वक्त जितना शांत था, अंदर से उतना ही बेचैन। रुद्र अपने मन में उमड़ रहे जज्बातों को कंट्रोल करने में लगा था, लेकिन वो भी अब थोड़ा मुश्किल हो रहा था। उसे रोज़ एक नई फ़ोटो आने लगी थी घर से। कभी अन्या के हाथों के बने पराठे के मज़े लेते हुए फ़ोटो भेजते, तो कभी सब मिलकर रात को मज़े लेते हुए गेम्स की फ़ोटो भेजते, तो कभी साथ में अन्या के साथ सुबह सुबह योगा करते हुए फ़ोटो भेजते थे। ये सबसे साफ पता चल रहा था कि रुद्र की फैमिली अन्या की कंपनी कितनी इंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अन्या घर में सबके साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। सब उसे प्यार और केयर करते रहते थे। किसी ने उसे ये फील नहीं होने दिया कि वो यहाँ नई या अनजान है। सब ने उसे खुशी खुशी अपना लिया था। बस रुद्र के पिता आकाश कुछ नहीं कहते थे। वो बस शांति से अपने घर में 25 साल से हो रही चीज़ों को बदलते देख रहे थे। जहाँ कभी उनकी कौशल्या जी की हंसी गूंजा करती थी, अब वहाँ अन्या की हंसी गूंज रही थी। रात के करीब 11 बजे चौहान मेंशन का बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है और उसके अंदर 2 काले रंग की कार एंटर होती है। बॉडीगार्ड ने कार का दरवाज़ा खोला। रुद्र बाहर निकला और बिना कुछ कहे अंदर की ओर चल दिया। इस वक्त घर के सारे लोग अपने कमरे में थे और किसी को रुद्र के आज घर वापस आने की कोई अंदाज़ा नहीं था, यहाँ तक कि अन्या को भी नहीं। वो तो कहीं ना कहीं ये भूल ही जाना चाहती थी कि वो उस शैतान से रिश्ते में बंद कर यहाँ पर रह रही है। रुद्र अपने कमरे की ओर जाता है और धीरे से दरवाज़ा खोलता है। अंदर हर तरफ अंधेरा था। बस एक छोटी नाइट लैम्प ऑन थी जो उसके बेड के पास जल रही थी। कमरे में आते ही रुद्र को एक नई सी महक खुशबू ने चारों तरफ से घेर लिया। उसकी नज़र सीधा बेड पर सुकून से सोई अन्या पर जाती है, जिसे देखकर वो अपने कदम उसकी ओर बढ़ाता है। जैसे जैसे रुद्र अन्या की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे वो रिलैक्सिंग महसूस कर रहा था। अन्या बड़ी आराम से बेफिक्र सो रही थी, जिसे देखकर रुद्र अंदर से चिढ़ मच रही थी। वो खुद से कहता है, मेरी नींद हराम करके खुद चैन से सो रही है, ऐसे कैसे? मैं ये होने नहीं दे सकता। ये बोलते वक्त उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो बिना देरी किए उसका ब्लैंकेट हटाकर ज़मीन पर फेंक देता है। उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। रुद्र अन्या की ओर अट्रैक्ट हो रहा था। उसकी नज़रें अन्या के मासूम चेहरे पर फिसल रही थी, लेकिन वो जल्दी से अपने मन में आ रहे ख्यालों को रोककर अन्या को अपनी गोद में उठा लेता है और गुस्से में अन्या को कमरे की बालकनी से एक 4 फीट के घास के बने कारपेट पर जोर से पटक देता है। ऐसे अचानक से पटकने से अन्या की नींद में ही दर्द से करा उठती है। वो अपनी आँख खोलकर अपनी कमर को सहलाते हुए अपने आसपास देखती है, पर ये क्या? वो तो बेड पर सो रही थी, फिर बालकनी में कैसे आई? यह सोचती हुई उसकी नज़र सामने 2 लंबी लंबी टांगों पर जाती है। अन्या कंफ्यूज सा चेहरा बनाकर जैसे ही ऊपर देखती तो हैरान रह जाती है, क्योंकि उसके सामने रुद्र खड़ा था। वो सोच में पड़ जाती है कि रुद्र लंदन से कब आया, वो इसे यहाँ बालकनी में क्यों लेके आया। अन्या कुछ कहती कि रुद्र पहले ही नीचे बैठकर उसको घूरते हुए कहता, लगता है तुम्हें हमारी शादी के रूल्स एक बार फिर से याद दिलाने की जरूरत है मुझे। रुद्र के ऐसे कहने पर अन्या अपनी लड़खड़ाती जबान में कहती, लेकिन मैंने तो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट नहीं किया। रुद्र अन्या के करीब बढ़ने लगता है, जिससे अन्या खुद ब खुद डर से पीछे हटने लगती है और बालकनी की दीवार से टकरा जाती है। रुद्र अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करना, तो फिर तुम मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेड पर क्या कर रही थी। रुद्र के ये बोलने पर अन्या उसे देखती है। वो दोनों उस वक्त काफ़ी करीब थे। अन्या उसके इस तरह करीब होने से काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है। रुद्र उसे गुस्से में कहता है, तुम्हारी सजा यही है कि आज तुम यहीं ठंड में सोओगी, और हाँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे और मेरी चीज़ों से दूर रहना। एक बात और, मेरी पत्नी बनने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम उस लायक नहीं हो, समझी। इतना कहकर रुद्र गुस्से में अन्या को वैसे ही छोड़कर अंदर चला जाता है और डोर लॉक कर देता है। रुद्र के जाने के बाद अन्या खुद की हालत देखती है और बाहर ठंड थी और अन्या के कपड़े उस ठंड के लिए काफ़ी नहीं थे। वो उदास नज़रों से दरवाजे की ओर देखती है और कहती है, मैं लायक नहीं हूँ। हाँ, सही कहा, मैं लायक नहीं हूँ। तुम्हारी क्या, किसी की पत्नी बनने के लायक नहीं हूँ। किसी ने मुझे उस लायक ही नहीं छोड़ा है। कुछ दिनों के लिए मैं अपनी औकात ये शायद भूल गई थी, जो तुमने एक पल मुझे याद दिला दी। मैं कैसे भूल गई कि खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में कब के रूठ गई है। मैंने जो भी अपनी लाइफ में चाहा
वो मुझे कभी नहीं मिला, तुम चिंता मत करो, मैं कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी। इतना बोलते बोलते वो घुटनों के बल समेटकर वहीं बालकनी में एक कोने में बैठ गई। अनजाने में कहीं रुद्र की बातों ने अन्या को अपने अतीत के दर्द से फिर से रूबरू करा दिया था, जिसे वो शायद भूल चुकी थी। रुद्र वॉशरूम से फ्रेश होकर बेड की तरफ बजाई सोफे पर लेट जाता है, क्योंकि बेड पर अन्या की खुशबू थी जो उसे बेचैन कर रही थी। उसने अन्या से बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन उसे न जाने क्यों अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसका ध्यान बार बार न चाहते हुए भी बाहर बालकनी की ओर जा रहा था। वो खुद को बड़ी मुश्किल से उसके पास जाने से रोक रहा था। दोनों की रातें जगते हुए बीती, अन्या की ठंड से तो रुद्र की बेचैनी से। बेचैन रुद्र सुबह जाकर बेड पर सो जाता है। अन्य की खुशबू से उसकी बेचैनी को सुकून मिलता है, जिससे उसे तुरंत नींद आ जाती है। अन्य सुबह जैसे ही उठने की कोशिश करती है, पर उसकी कमर और पीठ में काफ़ी जोर का दर्द होता है। वो अपने होठ को दांतों से दबाकर दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करती है और जैसे तैसे उठकर बालकनी से कमरे के दरवाजे तक जाती है, जो कि खुला था। रुद्र ने रात को ही खोल दिया था। अन्य अंदर आती है तो उसकी नज़र बेड पर लेटे रुद्र पर जाती है, लेकिन वो अपनी नज़र तुरंत उससे फेर कर वॉशरूम की ओर बढ़ जाती है। तैयार होकर अन्य मिरर के सामने अपने मुरझाए चेहरे को देखती है और उसके आंसू छलक जाते हैं। अन्य अपने आंसू पहुंचकर चेहरे पे झूठी मुस्कान लाती है और तैयार होने लगती है। अन्य ने आज आसमानी रंग की हल्की साड़ी पहनी हुई थी। माथे पे बिंदी, हाथ में चूड़ा, गले में रुद्र के नाम का मंगलसूत्र, होठों पर हल्की सी लिपस्टिक और मांग में रुद्र के नाम की सिंदूर। बस इसी सादगी अन्य की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। वही रुद्र बेड पर लेटे लेटे अन्य की खूबसूरती में एक बार फिर से खो जाता रहा है। उसका दिल अन्य के लिए धड़कने लगा था। वो ना चाहते हुए भी उससे नफरत नहीं कर पा रहा था, बल्कि उसकी तरफ खींचा जा रहा था। अन्य तैयार होकर बिना रुद्र को देखे चुपचाप कमरे से निकल जाती है। रुद्र ने उसे रोते हुए देख लिया था और यही बात उसके अंदर हलचल पैदा कर रही थी। वो खुद को अन्य के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रहा था। अन्य नीचे किचन में सबके लिए नाश्ता बना रही थी। अब वो सबकी पसंद को समझने लगी थी। डाइनिंग एरिया में अभय, रेहान, दादाजी, तवीस, सूर्य और आकाश मौजूद थे। अन्य सबको उनकी पसंद का ब्रेकफास्ट सर्व करती है। अन्य बार बार अपनी कमर पर हाथ रख रही थी। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। रेहान ने यह नोटिस कर लेता है और पूछता है, क्या हुआ भाभी, आप ठीक हो? रेहान की बात सुनकर सबका ध्यान अन्य पर जाता है। अन्य अपने दर्द को छुपाते हुए स्माइल करते हुए कहती, नहीं मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा कमर में दर्द है। ये सुन दादाजी कहते, क्या हुआ बेटा, तुम्हें कल रात नींद नहीं आई? चेहरा तो देखो काफ़ी थका थका लग रहा है। अन्य जल्दी से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहते, नहीं नहीं दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी अभी अपनी कॉफ़ी का सिप लेते हुए कहता है, वैसे आज सुबह मैंने जियान को देखा, तो इसका मतलब है कि रुद्र भी घर आ चुका है। जियान रुद्र का पर्सनल बॉडीगार्ड था, जो हर वक्त उसके साथ रहता था। अभी का इतना कहना था कि सबकी नज़रें अचानक से अन्य की तरफ मुड़ जाती है। दादाजी सवाली नज़रों से अन्य से पूछते, क्या ये सच है वो नालायक वापस आ गया है? अन्य दादाजी का सवाल सुनकर अन्य रुद्र के कल के बिहेवियर के बारे में सोचने लगती है। तभी सूर्य कुछ सोचकर मजाकिया अंदाज में कहता है, अच्छा अब समझ में आया आज भाभी इतनी थकी क्यों है। वहाँ बेटे सब सूर्य की बात समझ मुंह दबाकर हंसने लगे। अन्य को उसकी बात सुनकर जल्दी से किचन में बहाना बनाकर भाग गई। तभी सूर्य पीछे अन्य को आवाज़ देते हुए कहता, अरे भाभी आप कहाँ चली गई? इस बात पर सब लोग खुलकर हंसने लगे। वहीं रुद्र तैयार होकर चुपचाप बिना किसी से मिले ऑफिस जाने के लिए बाहर आता है। उसके जहन में अन्य का चेहरा अभी घूम रहा था, जिसके बारे में सोच सोच कर उसे गुस्सा आने लगता है। वो कार के अंदर जाने ही वाला होता है कि तभी एक नौकर उसे रोकते हुए कहता है, सर छोटी मैडम ने आपको नाश्ते के लिए बुलाया है। ये सुनकर रुद्र अपनी आंखें छोटी करके उस नौकर को घूरते हुए कहता है, छोटी मैडम? वो उसकी बात इसलिए दोहरा कर रहा था क्योंकि आज तक किसी ने रुद्र को इस तरह नहीं रोका था सिवाय दादाजी के। नौकर अपने कदम डर के मारे पीछे लेकिन नजरें झुकाए कहता है, जी सर आपका वेट कर रही है। रुद्र अपने दांत पीसते हुए कहता, कह दो अपनी मैडम से मुझे भूख नहीं है। इतना बोल वो अपने बॉडीगार्ड को चलने का इशारा करता है, लेकिन आज पहली बार जियान उसकी बात ना मान वैसे ही खड़ा रहता है। रुद्र जब जियान का कोई रेस्पॉन्स नहीं देखता तो उसे गुस्से में कहता है, अब तुम्हें क्या अलग से इनविटेशन दो चलने का, चलो। रुद्र के ऐसे कहने पर जियान अपना सिर झुकाकर नरमी से कहता, सर हम नहीं जा सकते जब तक आप नाश्ता नहीं कर लेते, ये मैडम का ऑर्डर है। अन्य का नाम सुनकर रुद्र की बोहें तन जाती है। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी उसे रोकने की।
पर आज अन्या ने ये जरूरत की। रुद्र को अब अन्या पर बहुत गुस्सा आने लगा था। उस सबको एक वार्निंग लुक देकर वापस अंदर की ओर चल देता है। अंदर आकर वो अपने चेहरे पर गुस्सा लिए तेजी से डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ जाता है। उसके जहन में बस अन्या का खुद पर हुक्म चलाना घूम रहा था, जिसकी वजह से उसने आज सच में अन्या को उसकी औकात दिखाने की ठान लिया था। क्या अन्या बना पाएगी रुद्र के दिल में जगह? क्या करेगा रुद्र अन्या के साथ में आगे? क्या होने वाला कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये कहानी। कहानी का अगला चैप्टर है अन्या का रुद्र को जवाब। जैसे ही रुद्र डाइनिंग एरिया में पहुंचता है तो सबको एक साथ इतनी हंसी खुशी नाश्ता करते देख उसे अच्छा लगता है। बहुत समय से उसने अपने परिवार को ऐसे टाइम स्पेंड करते हुए नहीं देखा था, और आज ये देख उसका देख रुद्र भी शांत हो जाता है। रुद्र अपने दादाजी के पैर छूकर सबको गुड मॉर्निंग विश करता है। दादाजी उसे कुछ नहीं कहते, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो उससे नाराज है। रुद्र वजह भी जानता था, इसलिए वो उन्हें उस वक्त कुछ नहीं कहता। रुद्र भी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। उसको देखकर सबको अन्या की कमर का दर्द याद आ जाता है, इसलिए सब हंसने लगते हैं। रेहान मजाक के अंदाज में कहता है, क्या भाई, भाभी ने आपको भी एक दिन में सुधार दिया, वरना आप तो सबके साथ ऐसे नाश्ता करते कम ही दिखते हो। अन्या का नाम सुनकर रुद्र को एक बार फिर चिढ़ मचती है। वो गुस्से में रेहान को घूरता है तो रेहान इधर उधर देखते हुए अपना नाश्ता करने लगता है। तभी रुद्र के कानों में चूड़ियों की आवाज़ आती है तो उसकी नज़र खुद ब खुद उस ओर चली जाती है। अन्या सामने किचन से निकलकर हाथ में प्लेट लिए हुए उसकी ओर बढ़ रही थी। उसने बालों में जूड़ा बना रखा था, जिसकी एक दुलट बाहर आकर उसकी गालों को सहला रही थी, कभी उसके होठों पर खेल रही थी। ये देखकर रुद्र अंदर ही अंदर पिघल रहा था। वो कितनी भी कोशिश करे लेकिन उसकी नज़र बार बार वहीं अटक रही थी। अन्या रुद्र को वहाँ देखकर एक पल के लिए ठिठक जाती है, लेकिन फिर खुद को शांत करते हुए बिना रुद्र पर ध्यान दिए सबको पराठे सर्व करती है। अन्य ने सबको सर्व किया सिवाय रुद्र को। दादाजी देख अन्या से कहते हैं, अन्या बेटा रुद्र को भी पराठे दो। अन्या दादाजी के ये कहते ही अपनी नज़र उठाकर रुद्र को देखती है, जो उसे ही देख रहा था। वो अपना सिर हाँ में हिला देती है और रुद्र के पास आ जाती है। तभी रेहान पराठे अपने मुंह में ठूस कर कहता है, अरे भाभी आप रहने दो, भाई को ये सब पसंद नहीं है, वो तो फिटनेस फ्रीक है, उन्हें क्या पता पराठे का स्वाद। आप उन्हें तो उबली हुई सब्जियाँ दो। अपनी प्लेट आगे करते हुए रेहान कहता है, आप एक काम करो, भाई के हिस्से का भी मुझे ही दे दो। रेहान की बातें सुन अन्या मुस्कुराती और रेहान को पराठे दे देती है। रुद्र इत्तेफाक से उसके प्लेट से पराठा लेते हुए कहता है, ये अनहेल्दी ब्रेकफास्ट तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। ये देख रेहान बच्चों जैसा मुँह बना कर कहता है, भाई मेरा पराठा दो, मैं बिल्कुल फिट हूँ और एक दो पराठे खाने से कुछ नहीं होगा। फिर धीरे से खुद से कहता है, आपकी तरह मेरी उम्र थोड़ी ना हो गई है। रेहान की ये बात सुन रुद्र के अलावा किसी ने नहीं सुनी थी। वो उसे घूरते हुए कहता, अगर तुम्हें कॉलेज नहीं जाना तो मेरे पास साथ ऑफिस चलो। उसके बाद सुनकर रेहान हड़बड़ाकर टेबल से उठते हुए कहता, अरे नहीं नहीं, किसने कहा मुझे कॉलेज नहीं जाना, मुझे जाना है, मेरी सबसे ज़्यादा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। फिर तब इसको देख कर कहता है, जो मज़े से पराठे खा रहा था। रेहान उसके हाथ से पराठा छीन कर उसे कहता है, ज़्यादा मत खा, मोटा हो जाएगा, जल्दी चल वरना भाई आज मुझे ऑफिस उठाकर ले जाएंगे। रेहान तभी वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं और जाते जाते रेहान भागकर रुद्र की प्लेट से वो अपना पराठा लेकर अन्या को हक करके बाय भाभी कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। उसकी इस हरकत से सब हंस देते हैं, लेकिन रुद्र को रेहान पर गुस्सा आ रहा था। फिर वो अन्या को गुस्से में घूरता है, लेकिन अन्या को उसके ऐसे लुक से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अन्या इतनी खूबसूरत दिख रही थी कि रुद्र का मन उससे छूने को कर रहा था। उसका हाथ अन्या के गालों पर जाने ही वाला था कि वो वहाँ से चली जाती है। रुद्र खुद ही अपनी हरकत से शौक हो जाता है। अन्या ने एक बार फिर रुद्र को नज़र उठाकर ना देखने से रुद्र को चिढ़ मच रही थी। अन्या को देखते हुए सूर्य ने रुद्र को देख लिया था, इसलिए वो उसके पास जाकर धीरे से उसके कानों में कहता है, ये लो ऑइंटमेंट, इससे कमर दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, जाके भाभी को लगा दो। और हाँ, नेक्स्ट टाइम भाभी को इतना परेशान मत करना कि उसकी नींद ही पूरी ना हो पाए। इतना बोलकर सूर्य रुद्र को एक शरारती मुस्कान देता है और फिर अभी को हाई फाई देते हुए वहाँ से चला जाता है। रुद्र को अभी की बात का मतलब समझ आ रहा था।
और वो वहाँ से गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। अन्य कमरे में कपबोर्ड में से कुछ निकाल रही थी, तभी रुद्र गुस्से में पीछे से आकर अन्य की कमर को कसकर पकड़ लेता है, फिर उसे कपबोर्ड की दूसरी साइड में सटा देता है। रुद्र के ऐसे करने से अन्य डर जाती है, लेकिन अपने सामने रुद्र को देखकर उसे कुछ राहत मिलती है। इस वक्त रुद्र का एक हाथ अन्य की कमर पर था और दूसरा हाथ उसकी चूड़ियों से भरे हाथ को दबा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। अन्य खुद का हाथ रुद्र के पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहती, छोड़िए मुझे। रुद्र भड़कते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। कितनी बार कहा है मेरी पत्नी बनने की कोशिश मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो यहाँ ये सब करने में मजा आ रहा है। कभी मेरी चीज़ हो तो कभी मुझ पर अपना हक जताने की कोशिश। इन सब से भी दिल नहीं भरा तो अब घर के लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में लीडिंग थॉट्स दिए जा रहे हैं। समझती क्या हो तुम खुद को? तुम जैसी लड़की से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। तुम मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं हो। तुम्हारी ऐसी औकात नहीं है कि तुम मेरे बगल में खड़ी भी हो सको या मैं तुम्हें छू। ये सब कहते वक्त रुद्र की पकड़ अन्य के हाथ पर इस कदर मजबूत हो जाती कि अन्य का दर्द अब आंसू बनकर बाहर आने लगा। लेकिन रुद्र की बातें उससे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। उसकी बातें अन्य को अंदर से तोड़ रही थी। अन्य दर्द भरी आंखों से रुद्र को देखकर तेज आवाज में कहती है, तो फिर दूर रहो मुझसे। यू बार बार मेरे करीब आकर मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वो रुद्र को खुद से दूर करती है और कहती है, मैं नहीं मना चाहती। आपकी पत्नी, आपने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की और शादी के तुरंत बाद रिश्ता मानने से इनकार भी कर दिया, तब भी मैंने कोई शिकायत नहीं की। और आपका यूँ मुझे बार बार याद दिलाना मुझे बोलने पर मजबूर करता है। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आप कुछ सुना कर चला जाए। इतना बोलकर वो रुद्र को देखती है जो उसे गुस्से में खो रहा था, जिससे अन्य को और गुस्सा आ जाता है। वो आगे कहती, अरे नहीं है मेरी हैसियत आपके ख़ानदान में आने की, तो ठीक है ना, तो मुझे जाने तो अपने घर। आपने खुद मुझसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर मुझे बांध रखा है। आपने कहा था कि मैं इस घर की बहू बन सकती हूँ, पर बस वही फर्ज निभा रही हूँ। तो क्या गलत किया? और रही हमारे रिश्ते की तो सबको सच्चाई बताने की, तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और न मुझे आपके बारे में कहने की ज़रूरत है। आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी हैं जिसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है। आप ही दूर रहें मुझसे। अन्या ने रुद्र को ये सारी बातें एक सांस में कह दी थी। आखिर इतने दिनों से वो ये सब अपने मन में दबाए बैठी थी। वो चाहती थी कि वो जितना हो सके रुद्र को इग्नोर करे, लेकिन रुद्र बार बार उसके जख्मों को कुरेदने के पीछे नहीं हट रहा था। रुद्र को हैरानी और असमंजस में मिले जुले भाव लिए अन्या को देख रहा था। अन्या ने एक नज़र रुद्र को देखकर फिर वहाँ से चली गई। उसके चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ दर्द भी था। वो तो बस अन्या को चाहते हुए देखते ही रह गया। आज तक शायद ही किसी ने रुद्र से इस लहजे में बात की। अन्य की बातें सीधा रुद्र के दिल पर असर कर रही थी। उसके जहन में बार बार अन्य की आखिरी कही गई बात गूंज रही थी कि आप मेरे लिए सिर्फ एक अजनबी है जिसके साथ रिश्ता होकर भी नहीं है। ये सब सोच कर रुद्र को अब गुस्सा आने लगा था। उसके मन में यही था कि वो उसका पति होकर भी उसके लिए अजनबी है, क्योंकि उसके दिल में कोई और है। रुद्र कहने के लिए अन्या को कुछ नहीं मानता था, लेकिन अन्या की बातें उसका होना उसके लिए मैटर करने लगा था, जिसका पता उसको अभी तक नहीं था। वो गुस्से में अन्या के पीछे जाता है, तभी उसका फ़ोन बजता है, जिसे देखकर वो वहाँ से सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर रुद्र की बात से अन्या का पूरा मूड खराब हो चुका था। वो हर्ट हो रही थी, लेकिन दादाजी के कहने पर वो उनके साथ बेमन से बाहर चली जाती है। क्या होने वाला कहानी में आगे? क्या रुद्र अन्या को माफ़ कर पाएगा उसे इस तरह से बात करने के लिए, या फिर बढ़ पाएगी इन दोनों में नज़दीक जाने के लिए? सुनते रहिए मेरी ये कहानी मेरे साथ में।